बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने लगे हैं। वो 13 बड़ा सिंपल चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है। क्यों इसलिए इसको चूज किया गया है क्योंकि 3-4 दिन पढ़ाते हैं और ये इसमें पढ़ते पढ़ते ही रीड करते करते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, सीधी सीधी बातें हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, चैप्टर का नाम है लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। यदि अगर आप केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में या आप केमिकल के साथ खेल रहे हैं तो वहां पे आपको लेबोरेटरी की क्या क्या चीज़ों को पता होना चाहिए और क्या प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास केमिस्ट्री की लैब में काम करते हुए या कभी काम सीखने जाना तो उसके लिए। इतनी बात समझ लग रही है? ठीक है। अच्छा, वही इसके ऊपर ना स्टूडेंट लिखे हुए हैं कि CLO। मैं आपको पता पढ़ाता नहीं होता। अगर हम इंशाल्लाह रिवीजन में चले जाएंगे तो फिर मैं आपको ये चीजें पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है, अगर फिर भी कहते हैं तो रिवाइज करो तो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कहता है कि आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स the type of chemical hazards in the lab and suggest safety precautions. Type of the chemical hazards to be identified, flammable or explosive hazards, corrosive hazards, toxic hazards, reactive hazards, radiation hazards and asphyxiation hazards. ये असल में affixation जो कहते हैं hazards है ना, ये ऐसे hazards होते हैं कि अगर आपका इनके साथ सामना हो जाए आपको सांस नहीं आएगा और आप मर जाएंगे, एफिक्सिएटेड हो जाएंगे आप। ठीक हो गया। दूसरे हैजर्ड्स रेडिएशन ऐसे हैं कि ऐसे कोई सारी बात है। रेडिएशन हैजर्ड्स वो ले हैजर्ड होंगे जो कि रेडिएशन निकल रही होगी, इनके अंदर से रेडियो एक्टिविटी हो रही होगी। रेडिएशन मटेरियल के पास अगर आप चले जाएंगे बगैर सूट पहने आपको रेडिएशन चुभेगी नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, आपके अंदर से आर-पार हो जाएंगी, आपको नुकसान पहुंचा देंगी। टॉक्सिक हैजर्ड्स ऐसे होते हैं कि कोई चीज जहर वाली है, आपके स्किन पे गिर गई, आपने पी ली है, टॉक्सिक हैजर्ड ऐसे होंगे कि इजीली नहीं आ सकते आप। कोरेसिव हैजर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो अगर आपकी बॉडी में गिरे तो आपको जलन होगी, स्किन जल जाए। ठीक हो गया। और कौन से होते हैं? एक्सप्लोसिव हैजर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर वो आपके पास गिरे धमाका हो सकता है उन मटेरियल्स के पास, अगर आप उनको पास खड़े हो या उनके पास ध्यान से खड़े होना पड़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद फ्लेमेबल वो होते हैं जिनको जैसे ही वो आग पकड़ते अगर आग लगती है तो धमाका ही होता है। फॉर एग्जांपल परफ्यूम की बोतल है, अगर आप उसको तवे पे रखेंगे फिर मजा आएगा। आप अपनी फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि जी स्पाई होता है, वो क्या करता है यार, वो डिटर्जेंट पकड़ता है, एक दो डिटर्जेंट फॉर एग्जांपल सर्फ की बोतल, सर्फ पकड़ा ठीक हो गया, वो डिटर्जेंट पकड़ा ठीक हो गया, और एक आदि उसने एसिड की बोतल बड़ी मिक्स किया और तौलिया लगा और उसके बाद उसने रख दिया दुश्मनों के पास, धक की धमाका हुआ। मतलब साथी कहने का मकसद ये है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे मटेरियल्स पाए जाते हैं जिनको अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो धमाके हम भी कर सकते हैं। धमाके हम भी कर सकते हैं, तो घर में ही बम बना सकते हैं हम। सिर्फ जस्ट थोड़ी बहुत दिमाग की और थोड़ी बहुत यूट्यूब की जरूरत है, लेकिन ऐसे करना नहीं है। कर भी सकते हो लेकिन करना नहीं है, लेकिन दिल करे तो कोई मसला नहीं है। ओके, उसके बाद बात आती है रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट केमिकल हैजर्ड। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज नुकसानदेह है तो आगे लिखा होगा रुक जाओ, आगे मत जाओ। वो ऐसे निशान बने होते हैं रोड पे, ऐसे आप बोलते हैं भाई बस कर दो रुक जाओ, यह एक निशान बना होता है कि जी वो इधर से इधर तो जाओ, मतलब अगर फटाफट इधर जा रहे हो ना तो लिखा होगा कि इधर आने वालों का ये गियर लिखा होगा, क्रॉस लिखा होगा, भाई तो उधर से कोई ना आएगा। ऐसे होंगे। यहाँ आगे लिखा होगा आगे बम पा रहा है, वो स्पीड में गिरा रहा है, तो उसके लिए भी निशान पहले ही आया था। अगर स्पीड तेज रोड होती है जहाँ पे ट्रैफिक आई होती है तो वहाँ पे स्पेशल साइन आया है साइड में लिखे हुए, अब आगे स्पीड में आ रहा है, अपनी रफ्तार तेज कम कर लो, पहले तेज नहीं, तेज का तो उल्टा हो जाएगा, कम कर लो। ओके, आप लोग समझ गए हैं कि सर जो ऐसा कुछ है ना तो सर करते हैं। ओके, उसमें पहले मेरा एक असूल है, मैं पीछे कोई बैठा होगा, अब कोई मसला हो जाएगा कुछ स्पीड पे करा देगा या मुझे पता है कुछ नहीं हो सकता, मैं पहले बोल दूंगा बच जाओ यार, और मैं इंडिकेशन दे दूंगा, ठीक है, इंडिकेशन दे दूंगा भाई ओके हो गया, मतलब ऐसा कुछ बोल दूंगा मैं कि भाई आप कुछ होने लगा होशियार हो जाओ। ओके, आगे लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज द इंपोर्टेंस ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, personal protective equipment by correctly identifying the types of the PPE needed for different lab activities, locate the nearest fire extinguisher
and emergency shower, show awareness of the emergency procedures in the event of an emergency in the lab। असल में ना ये चीज़ें बताएगा, ये सब चीज़ें हमने साथ साथ पढ़नी है। तो डर से बात पता है क्या, जब आप फॉर एग्जाम्पल इंसान ने ना आपके काम खतरनाक वो एक्सप्लोसिव मटेरियल करके साथ अगर काम करना है ना, वो फायदे के लिए कुछ चीज़ें अगर बनानी भी है ना, आपको अपना एक इक्विपमेंट पहनना पड़ेगा। अब कभी आपको, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग बर्थडे पार्टी में जाने लगे, आप होल सूट हैजमा सूट पहन के लगे, आप एक ड्रेसिंग डिफरेंट करके जाएंगे, वहाँ पर थोड़ी खतरा है कि वहाँ पे कोई आपको मार देगा या उसका खतरा होगा, या ऊपर वहाँ पे एसिड फेंका जाएगा आपके सर पे, ऐसा नहीं तालाब फेंका जाएगा या आपको पॉइजन मटीरियल खिलाया जाएगा, नहीं। और जहाँ भी ऐसी चीजें होती है ना, वहाँ पे ना बाय साइन लगा होता है कि भाई एहतियात कर लो, ये चीज़ ना आगे ऐसी है, यहाँ तो पहले इक्विपमेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है कि या तो सूट पहन लो या जूते पहन लो या हाथ पे ग्लव्स चढ़ा लो, इस तरह की चीजें, फिर आगे का काम करो। ओके, ये सब चीजें होगी। आगे कहता है केमिस्ट्री लेबोरेटरी इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट इज ट्रेन्ड टू ऑब्जर्व द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस बाय फॉलोइंग डेफिनेटिव प्रोसीजर्स बिफोर स्टार्टिंग द लेबोरेटरी। मतलब कहता है कि जब केमिस्ट्री लेबोरेटरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे स्टूडेंट ट्रेन किया जाता है केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सब्सटेंस की पढ़ने को, ठीक, उसको ऑब्जर्व करने को, ये केमिस्ट्री की लेबोरेटरी ऐसा प्लेस है। ओके, उसके बाद कहता है बिफोर स्टार्टिंग द लेबोरेटरी बट अ स्टूडेंट शुड गेट हिमसेल्फ फैमिलियराइज्ड विद द लेआउट ऑफ द लेबोरेटरी एंड वेरियस फिटिंग्स प्रोवाइडेड इन द लेबोरेटरी टेबल एज वेल एज अ साइड शेल्फ। कहता है जी स्टूडेंट को चाहिए कि पहले शेल्फ में जाए, पहले लेबोरेटरी में जाए, देखे शेल्फें कहाँ पड़ी हुई हैं, चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं, पहले सारी लेबोरेटरी को पता होती है। लेबोरेटरी में जाके ये ना कि बीकर की है, और वो है बीकर पकड़ ले, यार पानी कहाँ से भरूं, पानी, और वो है पानी वहां से भरना है, तो ये तो लगा देगा। इतना टाइम नहीं होता जी, इतना टाइम नहीं होता कि आप, वो कहता है कि लेबोरेटरी में काम करने से पहले या काम सीखने से पहले लेबोरेटरी का पहले लेआउट सीखो। लेआउट से मुराद क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कमरे में एंटर हुआ तो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ, तो टीचर को यहाँ पे खड़ा होना, पीछे अलमारी है, ऊपर भी दूसरी अलमारी है, दो पंखे हैं, ये लेआउट है, इनके बटन स्विच बोर्ड वहां पे लगा, ये लेआउट है कमरे का। ठीक हो गया, इसे नक्शा कहते हैं, अपने माइंड को बढ़ाना चाहिए। आप लोग कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल आप लोग में बच्चा कहते हैं सर जी मैं अपने कमरे का नक्शा बना कर दूं, ये मेरा कमरा है, ठीक हो जी, यहाँ पे सर जी मेरा बेडरूम लगा हुआ है, यहाँ पे मैं लेटता हूँ, ठीक है सर जी, यहाँ पे ना 65 इंचेस की ना एलसीडी लगी हुई है, ठीक है सर जी, ये जो टेबल है ना, यहाँ पे मेरा गेमिंग कंसोल पड़ा हुआ है, ठीक हो गया सर जी, ये जो है ना अटैच वॉशरूम है यहाँ पे, और सर जी ये जो है ना सिटिंग एरिया है, ठीक हो गया। और सर यहाँ पे जो है ना मेरे ना अपना मिनी फ्रीज रखा हुआ है, तो मैं मुझे ना जाना पड़े बाय। सर जी ये जो है ना दरवाजा है, ये डोर है, ठीक हो गया, ये अटैच वॉशरूम यहाँ पे रखा हुआ है। सर जी इसके बाद यहाँ पे जो है ना ये साइड टेबल्स है, ठीक हो गया, तो ये एक लेआउट था, मेरी बात समझ गई? ओके चलिए जी, उसके बाद वो कहते हैं कि बंदा जो है ना स्टूडेंट अपने आप को कर ले, सब चीजों को फैमिलियराइज कर ले। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन अ रिस्पांसिबल मैनर एट ऑल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कि मुझे पता है, मैं भी स्टूडेंट रहा, अभी इसको तंग किया, कभी उसको तंग किया, कभी उसको कहा, कभी इसको कहा, करते थे। लेकिन हमारा टीचर कहता था देखो यार, आपकी छोटी सी गलती से ना किसी की जिंदगी चली जाए ना, बड़ा मसला है। अब मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा, बड़ा डेंजरस वाकया है, डरोगे तो नहीं? ओके ठीक है। क्लास 9 में था मैं, क्लास 10 में भी नहीं गए थे हम, तो हमारा को एजुकेशन ठीक हो गया, गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंट था लोग। अब हुआ क्या, छुट्टियां हुई गर्मियों की, हम सब लोग गर्मी की छुट्टी में चले गए। वो हमारी क्लास का बच्चा तो ना, जब हम वापस आए ना, हमें नहीं पता मेरे को, मतलब दोस्त था मेरा, उसमें बात नहीं थी, लेकिन ना जब हम छुट्टी में वापस आए ना, मतलब क्लास वर्क तो ये मुझे पता था, जैन नाम था उसका। अब क्लास में जब हम वापस आए ना, तो प्रिंसिपल ऑब्वियसली मर्जिया कहते हैं, क्रिस्टन स्कूल का प्रिंसिपल काफ़ी बड़ी, वो ना चक्कर लगा रही थी। तो वाइस प्रिंसिपल और जो हमारा डिपार्टमेंट था ना, मतलब हमारे स्कूल में 3 ही स्कूल था। एक होता था पीजी नर्सरी प्रेप 1 2 एक, फिर 3 4 5 एक, फिर 6 7 8 9 10 वाला एक होता टीचर। तो वो वाला हेड वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल, वो तीनों हमारी क्लास में आ गए,
तो खैर हो, कोई तीनों ही आ गए हैं। हम खड़े होकर जब भी टीचर आता था किसी तो टीचर आता था तो हम खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम कहते थे ऐसे उसको, ठीक हो गया। हम बैठे तो उस टीचर ने ना उस प्रिंसिपल कहते वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मतलब ये कि ऐसे इंग्लिश बोलना शुरू किया उसने। तो बताया कि यार आपके क्लास में बच्चा तो उसकी डेथ हो गई है गर्मी की छुट्टियों में। अब वो तो वैसे इन्फॉर्म करके चले गए। तो फिर बाद में बचा उसका दोस्त पढ़ता था मेरे पास, उसका दोस्त उससे पूछा मेरे को, कहता है यार पता क्या हुआ है। अब देखो चेक करो हुआ क्या। वो दोस्त बता रहा था, कहता है यार वो ना उसके है भाई के दुकान। अब कहानी यहाँ से थी। अब उसको ऑब्वियसली हमारे कितने बिजनेसमैन होते हैं या मुझे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि गन रखी जाए यार प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली। अब उसकी दुकान थी भाई की, उसने ना पापा दुकान पे बड़ा भाई बैठा था, वो गन रखी हुई थी। वो गन नॉर्मली लोडेड नहीं होती है, उसके तो गोलियां नहीं डालते रहता इंसान, बच्चे मुझे टेंशन होती है एंड टाइम पे बंदा डर जाए, क्योंकि अगर एंड टाइम जरूर पड़ गई तो गोलियां डालते हुए तो बंदा थोड़ा टाइम लगे तो बंदा सिचुएशन थोड़ी असेस कर ले, एकदम से गोली डाल के चलाना दे। अब उन्होंने रखी हुई थी बंदूक, वो गया उसकी दुकान पे अपने भाई की दुकान पे, बड़ा तो नाइन क्लास का था, सब कुछ सीरियस समझ से तो उसको पता बंदूक यहाँ पड़ी हुई ठीक हो गया। नॉर्मली बंदूक में गोली नहीं होती। वो और उसके एक और दोस्त था जो हमारे स्कूल में दोस्त पढ़ता था, वो हमले से कोई नहीं, उसका कजन था। अब वो आपस में गोली पकड़ के वो गए, ओए मुझे मार दूंगा, ओए ऐसे से करे। अब वो जो कजन था उसके कजन को पता ही नहीं था, ना उसको पता था कि इसमें गोली सच में है। अब जब होता पता क्या है, बंदूक में जब आप गोली डालते ना, एक बड़ी क्लिप मार देते ना, एक गोली लोड हो जाती है। अगर उसको मैगजीन निकाल भी दोगे ना, एक गोली लोड रहती है। अब उन्हें पता ही कोई नहीं हुई कि वो ऐसे कर रहे हैं। उसने उसकी कजन ने कहा भी वो मुझे गोली मार दूंगा। अब जो क्लास में मारा था ना उसको ऐसे कहा, उसने कहा हाँ मार दे, उसने कहा ठक किया उसने। अब वो खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, उसको कजन ने ऐसे ठक किया, उसमें तो गोली, क्योंकि पहले कैमरे चला हुआ था, गोली निकल गई। गोली निकली उसकी यहाँ पे लगी, जो दोस्त था उसकी यहाँ पे लगी। अब उसको कजन को पता नहीं, उसको लगा उसकी गोली लगी, वो ऐसे ऐसे गिर गया, ठीक है। उसको दोस्त को लगा, वो कजन उसको लगा कि यार मजाक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद उसका खून निकला, वो फिर ऑब्वियसली गोली यहाँ पे लगी हो तो बंदा बचता है, टाइम ही कितना लगता है बंदे को मरते हुए। और फिर इतनी हम बच्चों को, तुमने क्या करना दोहा का, जाओ भी दोहा, जाओ जाओ भी तुम जाओ। अच्छा फिर पता क्या हुआ, अब उसको लगी गोली, अब वो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। अब असल में सारी बात का कहने का मकसद ये कि जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हमारे स्कूल में हमारे क्लास में आया था ना, वो बताने असल में ये आया था कि भाई डेथ हो गई है आपकी, पूरी बात है लेकिन सिर्फ कहा था ऑब्वियसली, थोड़ी भी झूठ भी बोला था, यदि डेथ हो गई है उसकी रीजन ये है कि बच्चे ने और जो था ना लापरवाही की है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जब टीचर कह देना कि यार अब ना अभी ना करो, कुछ चीजें होती है। इसी तरह से केमिस्ट्री फिजिक्स की लैब है ना, इतनी टेंशन नहीं है, बायो की लैब है ना इतनी टेंशन नहीं होती है। केमिस्ट्री की लैब में आपको बहुत सीरियस होकर बैठना पड़ता है, वहां पे आप मजाक नहीं कर सकते हो, वहां पे ऐसे ऐसे मटेरियल्स पड़े होते हैं कि अगर वो गलती से मिक्स हो जाए ना तो धमाका भी हो सकता है। तो वहां पे इसलिए वो कह रहा है कि स्टूडेंट को केमिस्ट्री की लैब का पूरा पता होना चाहिए। और केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री की लैब में आप लोग ये देखोगे निशान, ये जो निशान है खोपड़ी वाला, जहां पे ये निशान नजर आए इसका मतलब है कि यार डेंजरस जगह है, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इसलिए मैं कहता हूँ देखिए, अब वो भी देखिए ना, वो बच्चे की डेथ हो गई, नो कितने साल पुरानी डेथ हुई हुई, लेकिन अब आप सोचें कि माँ बाप ने इतने प्यार से बड़ा किया उसको। ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा बड़ा लाइक बता था, जो लाइक हो लाइक हो जो भी हो, पेरेंट्स का तो पता था ना, वो पेरेंट्स को तो पता था ना। छोटी सी गलती, क्या गलती भी कोई नहीं, खेल रहे थे ऐसे मजाक कर रहे थे, चल की गोली, लाइफ खत्म हो गई, एक दुनिया से फिनिश खत्म हो गया लाइफ। कजन को मैं वही बता लगा था, कजन को फिर हुई थी ना, उन्होंने पुलिस आई, उन्होंने कहा, देन एट द एंड ऑफ डे मैं बता रहा हूँ वो एक केस ना फिर वो चलता है, लेकिन ऑब्वियसली वो गलती फिर उसमें ना, अब गलती है भी और नहीं भी है। आप मैं इसको तो कहता हूँ, आप अगर आप अपने कर रहे होते हैं, इसको मारा उसको मारा, या हम दूसरा मजाक कर रहे हैं, मजाक तो चले आप कर रहे होते हैं, लेकिन किसी वक्त अगर हर्ट हो जाए या किसी को कोई चोट लग जाए, वो तो फिर प्रॉब्लम पड़ेगी ना। आप किसी को हैवी धक्का दें, वो आगे ऐसे उसका पाँव स्लिप हो के आगे कोई लोहे की चेयर उसको जाके उसका सर लगे और सर खुल के आगे सामने, वो तो बंदा मर गया, उसकी लाइफ तो खत्म हो गई। मैं इसलिए आप लोग कहता हूँ कि यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। आज तो कुर्सी बार बार पड़ा करें,
जब भी कोई बच्चा आता है कोई भी जा रहा होता है मैं उससे यही कहता हूँ ऐसी पढ़ के जाओ, दुआएं पढ़ाते हैं सुबह शाम की, और अच्छे वे में नहीं, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा मजाक मत रखिए। जानवर करते हैं ऐसे, हम इंसान हैं। अगर बंदे की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई ना, इसलिए कहते हैं यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। ओके ओके, वो कहते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स को चाहिए बड़ा आराम से तमीज से बात करें, तमीज से रहे लैब के अंदर। दे आर एडवाइज्ड टू नॉट टू वर्क अलोन, ये लैब में कभी भी अकेले काम ना करें। वो कोई एक्सप्लोसिविटी अगर आग से लग जाए तो कोई अगर होगा नहीं आपको जाने के लिए, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। केमिस्ट्री की लैब में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लैब हो अकेले काम ना करें, बेहतर है। ओके, एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द लैब। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं वो लैब के सामने, लैब अटेंडेंट के सामने हो, लैब इंस्ट्रक्टर या अदर लेबोरेटरी स्टाफ के सामने हो। ऑल इक्विपमेंट शुड बी चेक बिफोर द यूज, मतलब जब भी कोई इस्तेमाल करना है कि देखना है कि लैब सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, उनमें कोई मसला तो नहीं है, और सारा एक्सपेरिमेंट जो हम चाहते हो उसमें आराम से हो सकता है, कोई मसला ना आए। उसके बाद देखना है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट जिनसे आपने एक्सपेरिमेंट करना है, उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उनके नुकसान पहले ही पाए जाने हैं, ताकि पता हो कि इससे क्या क्या खराबी पैदा हो सकती है। ओके, उसके बाद आप जैसा फॉर एग्जांपल सिगरेट है, मैं आपको सिगरेट बता रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं दिल की सिगरेट का नुकसान बताऊँ, रिजल्ट के बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुझे पता होना चाहिए अगर मैं ऐसे किया तो मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, मुझे पता होना चाहिए सिगरेट से अगर मैं काम करूँ तो। इसलिए आपको लैब में जो भी इक्विपमेंट से काम करना है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या नुकसान हो सकता है उस इक्विपमेंट से। अगर आपको या कोई मटीरियल अगर आपने ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे नुकसान आपको हो सकता है, तो उसके बारे में नुकसान का पता होना चाहिए, ताकि आप एहतियात करें। ओके, ताकि मैं क्या करूंगा, मैं सिगरेट को ऐसे अपने मुंह के पास ही लेके जाऊंगा, ठीक हो गया। ओके, एप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाए, मतलब हमेशा इस जल्दी ना की जाए कि मैं जल्दी कर लूं वहां पे, नहीं, वहां पे आराम से उनसे काम किया जाए, हमेशा एहतियात से काम किया जाए, दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। ओके सर जी, आगे बात, देयर मस्ट नॉट बी एनी क्रॉपिंग, मतलब अब रश नहीं लगाना कि जहां पे 2 बंदे काम करते हैं वहां पे 5 बंदे खड़े हो, नहीं, इस तरह रश पड़ेगा, किसी का हाथ लगा, कोई स्पिलिंग हुई, कोई बैम के गिरा, बम चल गया बिरयानी। ओके 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 ओके, बस अब देखें, आपने अपना वर्क प्लेस पे अपना किसी दूसरे बंदे से सेफ डिस्टेंस रखना है। डोंट ब्रिंग, खाने पीने की चीजें कभी भी नहीं लेके जानी वहाँ पे। आप खाने पीने की चीजें खा रहे होंगे, उस पर कुछ चीज गिर जाए, आप बिस्कुट खा रहे हैं, रियो का बिस्कुट रखा हुआ है, उस पर गिर गया केमिकल, और रियो का बिस्कुट खा रहे हैं, केमिकल भी अंदर उठा, फिर बम बना गया गुड और बिरयानी। ओके, वहाँ पे केमिकल केमिस्ट्री लैब में किसी भी फजूल चीज को, कोई केमिकल को खोल के सुनना नहीं है, उनमें से गैसें निकल होती है, गैसें निकल हुआ बंदा गया बम और गई बिरयानी। ओके, इफ इट इज नेसेसरी, अगर कभी वो कहता है जी देखो हमने एक्सपेरिमेंट किया, देखो कितनी खुशबू निकल रही है, अगर कभी किसी खुशबू को या किसी की चीज को गैस को स्मेल करने का वो कहता है, तो जरूरी ये याद रखें कि आपने उसको दूर रख के सूंघना है, पास रख के नहीं सूंघना। ओके, वार्निंग साइंस जब भी डिस्प्ले किए जाए, अनयूजुअल हैजर्ड्स के, हैजर्ड मटेरियल्स के, हैजर्ड इक्विपमेंट के, स्पेशल कंडीशंस हो, आपने उनको जेब में लाजमी रखना है। केमिकल को कभी भी ड्रेनेज में नहीं डालना, मतलब मैंने से काम कर लिया केमिकल है इसको चल भी फ्लश में जा, या उसको फ्लश कर दे इसको, या सिंक में फेंक दे, ऐसा नहीं करना, इंस्ट्रक्शन से पूछ के जो भी करना करना है। ओके, ठीक हो गया। कीप ऑल सिंक टैप्स एंड फ्लोर ड्रेन्स क्लीन, मतलब आपने ये नहीं कर देना कि आपने कोई क्लीनिंग कर रहे हैं, डक्का रखिए, डक्के से मुराद है कि आपको बेसिन में वो बाल में फंस गया, आप लोगों के उतरे से बाद आप लोगों के करते करते काम, तो वो आगे स्पिल जा ही नहीं रहा, वहाँ पर सारा बाहर निकलने लग गया, फिर बड़ा मसला हो जाएगा। ओके, लेबोरेटरी केमिकल वेस्ट वगैरह को डिस्पोज वगैरह नहीं करना, उनको सीवियर वगैरह में, गटर शेयर में, और या कूड़ादान वगैरह में ऐसे नहीं फेंक देना। नॉन हैजर्ड मटेरियल्स को आराम से फेंकना है, और हैजर्ड मटेरियल को आराम से फेंकना है, वो अलग मटेरियल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई बास्केट ऐसी होती है, ये चेक करेगी यार वो कैसा निशान होता है, ऐसे होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, ऐसे, हाँ यही होता है, ये काले कलर का निशान होता है ऐसे, और ऐसे येलो होता है, ये येलो होता है और ये काले कलर का निशान होता है ऐसे, उस पर लिखा होता है ये हैजर्ड मटेरियल का निशान होता है। ओके, उस पर लिखा हुआ है एसिड बेस फर्स्ट, अगर आप एसिड बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड बेस को, सॉरी हाँ, और ये बना हुआ है, वेरी गुड,
ये रेडिएशन हैजर्ड बना हुआ है, और ये जहाँ पे खतरा होता है वहाँ पे रेडिएशन मटीरियल का ये निशान बना होता है कि जी यहाँ पे फेंको इसको। आपने एसी से रिएक्शन करवाया तो उनको भी आपस में रिएक्शन करवाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करके फिर फेंकना है, हैजर्ड्स मटीरियल को ध्यान से फेंकना है, उनको ट्रांसपोर्ट ध्यान से करना है वेस्ट डिस्पोजल साइट पे। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो लोग एटम बम वाले मटीरियल से काम करते हैं, वो जो एटम बम मटीरियल का जब वेस्ट मटीरियल होता है उसको ऐसी जगह पे दफन करते हैं ऐसी जगह पे जिसका किसी को पता ना हो, क्योंकि उस मटीरियल को अगर कोई दुश्मन मुल्क का वो उस मटीरियल को वहां से निकाल के खोद करके निकाल ले तो उससे भी बड़ा काम ले सकते हैं हम, ठीक हो गया, उससे भी बड़ा काम ले सकते हैं। तो उसको ऐसी जगह पे दफन करा जो सीक्रेट होती है। ओके, उसके बाद कहते हैं मिसयूज एंड मिसहैंडलिंग ऑफ द केमिकल मे क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द laboratory worker. A laboratory worker must use the chemicals according to the standard procedure, keeping in view the particular hazards and precautions required for the safe use. अब फूड डब्ल्यूएस की कीमत इसलिए बता रहा है कि यार जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी, जो भी केमिकल इस्तेमाल करना है लेबोरेटरी के अंदर बड़ी एहतियात से और बड़ी मिकदार में, उसी मिकदार में इस्तेमाल करना जिसमें कहा गया। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक किसी की बोतल आप लोग अगर तेजाब की बोतल लेके आते हो बाजार से, वो 100% तेजाब नहीं होता, वो 10% होता है। 10% अगर गलती से आपकी स्किन पे तो रैशेस पड़ी हुई रहती हैं, लेकिन अगर आप 100% अपनी स्किन पे करा रहे हो तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, वो एक ड्रॉप गिरेगा वहाँ से बहुत से निकल आएगा, वो इतना चाहिए तो पता ना। अगर किसी ने मर्डर करना है किसी को तो वो तेजाब की बोतल आके उसके अंदर हट दिया जाए, फिर किसी को पता ओके ये मिलता है उर्दू बाजार से, लेकिन जो उर्दू बाजार से मिलेगा वो 5% 5% 10% होता है। उसके बाद कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे आपको उसके अंदर, फिर वो 100% बनेगा। 100% जब वो बनेगा फिर आप बहन भाइयों के चावल में वो डाल देंगे और फिर उसके बाद सारी चाय दाल आपकी हो जाएगी। Okay, the chemicals which can create the problem for the safety of the worker and cleaning agents, disinfectants, solvents, paints, compressed gas, cylinders, minerals, acids, carcinogenic materials। कहते हैं कि कौन-कौन से केमिकल आप सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है आपको। अगर वो मटेरियल किस तरह आपकी बॉडी के अंदर चले जाए तो आपको कैंसर हो जाएगा। इसको लेड पॉइजनिंग भी कहते हैं, आर्सेनिक भी कहते हैं, एंटीनी है, और भी मटेरियल्स हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इनऑर्गेनिक है, जो कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक नहीं है, तो वो अगर आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी तो वो आपकी बॉडी ऑर्गेनिक है, उसके अंदर इनऑर्गेनिक कोई चीज़ चली जाएगी तो आपको वो कॉज करेगा कैंसर। ओके, recognizing hazardous material which are commonly encountered in the laboratory help to identify and minimize the many of health and self-safety procedures. Most of the hazards which we might face while working in the laboratory fall into the following categories. कैटेगरीज उससे बता दी है कि जहाँ जहाँ पे आपने काम करना है, फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव केमिकल कैटेगरी है, उसके बाद क्रोसिव कैटेगरी है, उसके बाद टॉक्सिक वाली कैटेगरी है, रिएक्टिव की कैटेगरी है, रेडिएशन कैटेगरी है, अफिक्सेशन की जो है ना, अफिक्सेशन की जो हैजर्ड्स है ना उसके अलग है। फिर सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस है, सेफ्टी की जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने फॉलो करनी है इन सबको पढ़ने के बाद। उसके बाद लास्ट टॉपिक हैजर्ड साइन है और वो ये है, ये आप लोगों की हर बंदे के बेड के ऊपर लगा होना चाहिए ताकि उसको पता हो, बेड के ऊपर लगा होना चाहिए ताकि आप लोगों को याद हो जाएगी ये जो साइन है, ठीक हो गया। या आप लोगों की कमरे के बाहर लगा होना चाहिए कि कोई भी कमरे के अंदर एंटर हो लगे भाई ये यहाँ पे हो सकता है इसलिए बच के रहना, माँ नो करें। ओके, हैजर्ड साइंस है ये पढ़ेंगे। इसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऐसी चीजें जिनको पहन के हम अपने काम कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसमें उससे बताया हुआ है। उसके बाद लोकेशन फायर इंस्टीट्यूट की जो भी आग लगे तो फायर इंस्टीट्यूट कहाँ पे हो वो भी पता होना चाहिए आपको। उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशन अगर होता है लैब के अंदर फिर क्या करना है आपने, 1122 पे ओके। ये 1 पे तो आपको जेल में लेके देंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये है हमारा सारा चैप्टर ऐसे ही है, ऐसे से मुराद है फिलहाल बात कर सकते भाई ये हो जाए ये करो ये हो जाए ये करो, पहले ये पहला फिर ये किया फिर उन्होंने ये किया ये हुआ वो हुआ, सारा चैप्टर डिटो कॉपी ऐसे ही करना है हमने। यार नोट्स वो मैं टाइम टू टाइम लिख के खुद लिख के सिंह करूँगा, ठीक है। मैं इधर नहीं लिखूंगा, मैंने अभी पढ़ाना है, जब जो समझाने वाले काम आएगा फिर हम किसी और से पढ़ेंगे। अभी हम दोनों बातें जो है ना, अब मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिया, व्हिच मींस कि आप लोगों को लेवल का याद हो जाए, तब तक पढ़ लें। कल इसी हफ्ते के अंदर जो है इंशाल्लाह हम इसको क्लोज अप करेंगे, ठीक हो गया। फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे और देन जो है ये चैप्टर नंबर 13 खत्म हो जाएगा। पहले हमने 1 किया, 2 की एक्सरसाइज हमने संडे को करनी है,
ठीक हो गया। फिर हम करेंगे 2 भी हो गया, 13 हो गया, इसके बाद 12 करेंगे, देन उसके बाद 3 वाला करेंगे। ठीक हो गया, देन उसके बाद चलता जाएगा सिस्टम। जो नोट्स जहाँ पे रुके हुए हैं वो सब आप सेंड करेंगे लिख के हमें। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 13। अब ये जो 13 चैप्टर है ना, ये सेफ्टी, ठीक हो गया, लेबोरेटरी में जब आप केमिस्ट्री काम करते हैं ना उस पे है, ठीक है। क्योंकि आप केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में काम करेंगे तो आप केमिकल से आपका राब्ता होगा, ठीक है। आप केमिकल के साथ उनको मिक्स करेंगे, उनके साथ रिएक्शन वगैरह करवाएंगे, उनको स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फिजिकल हो, केमिकल हो, कोई प्रॉपर्टीज हो उनकी पढ़ेंगे। अब जब आप ऐसी चीजें, कुछ केमिकल होते हैं डेंजरस, कुछ केमिकल होती हैं क्रोसिव, कुछ केमिकल होती है एफिसिएशन वाले होते हैं। एफिसिएशन वाले से मुराद है कि ऐसे केमिकल्स जो अगर हवा में फैल जाएं तो सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी और आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन आपके अंदर नहीं गई है। ठीक हो गया। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कुछ साल पहले, अब तब ना आप लोग ना 7-8 में होंगे, तो पहले की बात है, कुछ साल पहले मणि में क्या हुआ था कि एक फैमिली थी, वो मेरान गाड़ी थी कि उसके अंदर ना उन्होंने ना वो चलाया हुआ था हीटर, और बर्फ पड़ गई तो वो गाड़ी के अंदर ही रहे, और सुबह उठ के वो सारे मर गए। क्योंकि अंदर हुआ क्या कि अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, बर्फ ने बाहर ढका हुआ सब कुछ, लैंडस्लाइडिंग हुई और बर्फ ने सब कुछ ढक दिया, बाहर से अंदर एयर नहीं आ सकी, अंदर हीटर भी चला हुआ था, और बार बार वो 5-4 लोग थे, ऑक्सीजन बार बार जो अंदर जितनी भी थी वो एफिशिएट करके उनको पता भी नहीं चला वो मर गए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है, पता भी नहीं चलता, इंसान मर जाता है क्योंकि उसका कोई स्मेल नहीं होता। आपको चीज जल रही हो ना, पता यार कोई चीज जल रही, स्मेल आ रही। अब वो एफिशिएशन में ऐसी होती है, केमिकल्स ऐसे होती हैं जो आपको पता नहीं चलता, आपके अंदर जाके साइलेंट पॉइजनिंग गैसेस होती हैं जो आराम से आती हैं। वो बड़ा ही डेंजरस एक वाकया था। इसलिए कहते हैं कि जब भी चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो, बाहर मैं कहता हूँ बाहर कहते हैं बर्फबारी पड़ रही हो, जो मर्जी हो, आपकी गाड़ी का शीशा इतना कम से कम खुला होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पूरा खोलो, लेकिन आधा ना खोलो, लेकिन थोड़ा सा खुला होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही बंद करके बैठ जाओगे ना कि नहीं यार गाड़ी में सर्दी है, आप अपने आप को एफिशिएट कर रहे हो, आपके ब्रेन के डेड सेल्स जो है ना डेड होने लग जाएंगे, आपका माइंड जो है ना वो ना नमिंग नहीं लग जाएगा, आपको ऐसा लगेगा आपको नींद आ रही है, आपको चक्कर नहीं आ रहे, और फिर आप एक बार सोए, फिर लंबी तान के सोएंगे, फिर उसके बाद उठेंगे, आग याद नजर आ रही है, कहाँ पे होते हैं? ओके, दिखाई दे बुक मिस्टेक की। ओके जी, ऐसे मैंने कहा अल्लाह ना करे ऐसा हो कि आप दोनों पर हो जाए, लेकिन चांस तो ज्यादा जानते हैं, मतलब चले कोई नहीं, ये मेरे ख्याल से बिलाल को देना, ये वो कर देंगे। ओके, पहला टॉपिक था ना वो असल में था कि अगर आप लेबोरेटरी के अंदर एंटर हो गए हो ना तो आपको क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या काम अगर हो जाए तो उनके लिए क्या क्या तरह की आपके माइंड में होनी चाहिए। वो ना मेरे सारा एक लॉन्ग बंदा था, उसको हेडिंग वाइज शॉर्ट करके जितना भी हो सकता था मैक्सिममली अपनी इंग्लिश में लिख के और ये बुक का मिक्स करके एक और 2-3 नोट्स को लिखे इजी ना, वो मैंने उसको पेपर लिख के दे दिया था, उसकी लिख के इसको तो मैंने पेपर दिया तो उससे पहले मैंने ना पिक्चर खींच के ग्रुप में सेंड कर दी ताकि आप लोग अपने नोट्स में लिख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, केमिकल हैजर्ड्स इन द लेबोरेटरी, मतलब केमिस्ट्री में केमिकल अगर आप यूज कर रहे हो लेबोरेटरी के अंदर तो उससे क्या क्या नुकसान अगर हो सकते हैं। जाहिर बात नहीं है कि सारे केमिकल नुकसानदेह होते हैं, लेकिन केमिकल हैजर्ड्स मतलब ये कि ऐसे केमिकल जिनसे नुकसान अगर हो सकते हैं, डेंजरस है, जो उनके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए वो बताएगा। कहता है पहली बात ना हम पढ़ते हैं भाई ना करिए बातें, पहला जो केमिकल उनका आता है ना, तो ये केमिस्ट्री में डिफरेंट केमिकल्स हैं, कोरेसिव है, वो एफिशिएटेड है केमिकल्स हैं, ये हो गया, फिर वो फ्लेमेबल है, फिर उसके बाद टॉक्सिक है, रेडियो एक्टिव वाले हैं, रेडिएशन एमिट करने वाले हैं, काफी अलग होते हैं। पहले वो कहता है कि अगर आप फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव केमिकल हैजर्ड से काम कर रहे हो तो फिर क्या करना है। फ्लेमेबल का मतलब है, एबल मतलब होता है फ्लेम जिसका शोला जले, एबल मतलब ऐसे कंपाउंड जिनको आग लगे तो वो आग चलती रहे। इनफ्लेमेबल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको आप आग लगाते थोड़ी बहुत आग नहीं चलती, वो आग पकड़ती नहीं है। ठीक है, आपका जो परफ्यूम होता है ना ये फ्लेमेबल होता है। परफ्यूम की बोतल को अगर आप
यार वो एक पाइप होता है ना, सिंपल पाइप, लोहे का पाइप हो, उसके अंदर आप परफ्यूम की बोतल आगे से डाल दो और पीछे से आप ना आग लगाए तो परफ्यूम की बोतल शूट करके निकलेगी, मतलब गोली की तरह से टेस्ट निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल है ना परफ्यूम की बोतल के अंदर या जो एयर फ्रेशनर उसके अंदर जो मटेरियल है ना वो है फ्लेमेबल। वो क्या है? फ्लेमेबल। असल में उसके अंदर जो मटेरियल होता है ना वो होता है हाइड्रोकार्बन। ज्यादातर हाइड्रोकार्बन फ्लेमेबल है। हाइड्रोकार्बन से मुराद ये है कि जो आपके अंदर गैस भी आती है ना वो फ्लेमेबल है, उसको आप जब फ्लेम चाहते हो तो फ्लेम चलते जाते, गैस आती है तो फ्लेम चलता रहता है। जब गैस चली जाती है तो फ्लेम बंद हो जाता है, या जब गैस साथ वाले कोई दो नंबरी करके वो चलाती है सारी गैस को खींच लेते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव हैजर्ड्स कहता है टू स्टार्ट वर्किंग इन द लेबोरेटरी रिक्वायर ग्रेट केयर। कहता है कि इनके साथ काम करना है तो आपको बहुत ज्यादा केयर, रिस्पांसिबल बिहेवियर और गुड अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि एक्सट्रीम कॉशन व्हाइल वर्किंग विद डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है कि जब आपने इनके साथ काम करना है तो आपने एक्सट्रीम कॉशन, मतलब अगर फॉर एग्जांपल इनके साथ काम करना है तो आपने बेरा अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे बताओ ग्लव्स पहन के करना है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल कहता है कि इनके साथ कभी कंपनी की डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट, इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। उनके साथ ये नहीं है कि मैं पकड़ी आ रही है, बीकर पकड़ी, ये पकड़ वो पकड़, महंगे होते हैं, टूट सकते हैं, ठीक हो गया। और ऐसा होता है क्रैक्स आ सकते होंगे जब आप उसमें केमिकल डालें, वो ब्लास्ट होए और आपके अंदर आंखों के अंदर चला जाए, शीशा होगा, कुछ भी हो सकता है। इसकी है लेकिन देर में है उसके सेफ्टी गोगल्स पहननी है। केमिस्ट्री की लैब में सेफ्टी गोगल्स बहुत जरूरी है। ये सेफ्टी गोगल्स वही वाले होते हैं जो स्विमर पहनते हैं जब डाइविंग करते हुए, असल में वो भी नहीं होते हैं, मतलब समझे कि उस तरह के होते हैं जो पूरा सच में सेव करे, जिस तरह इसने पहले ना ये नहीं होते, वो होते हैं पूरी कवरिंग वाले होते हैं यहाँ तक, ठीक हो गया, वो पूरी कवरिंग वाले होते हैं। ओके, अच्छा जी कहता है कि व्हाइल वर्किंग विद अ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट हैजर्ड्स विद केमिकल्स एंड ओपन फ्लेम्स, मतलब फ्लेम कहते हैं कि सब कुछ हो सकता है। इनके साथ आपने जब भी ये काम करना है इंस्ट्रूमेंट के साथ ध्यान से काम करना है, केमिकल्स को ध्यान से हैंडल करना है। जो आपने आग लगानी है ये नहीं, जब भी आग लगानी है पहले थोड़ी लगानी है, यूं 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 खेलने लग जाना। बच्चे होते हैं ना, वास्तव में हम भी ऐसे करते थे, तब वो समझाने वाले थे, वो खुशी रहने वाले जब पीछे सर का ठप्पड़ आता था वो क्या करा दीदी, हाँ यार अब नहीं करना, वो बंदर बढ़ना होता है, वो गया आग से बच्चों को पता नहीं क्या फैसिनेशन होती है। फैसिनेशन से मतलब, फैसिनेशन का मतलब होता है कि इनफैचुएशंस कह रही है, फैसिनेशन मतलब होता है कि बहुत मजा आता है, प्यार होता है। आग तीली लगते हैं, कुछ भी काम ना हो माथे तीली हो गई, ऐसे ही होता है। मिट्टी और पानी और आग छोटे होते हुए खेलने का बड़ा मजा आता है। ओके, if flammable and explosive chemicals are not handled in a safe and compliant manner होता है कि उस तरीके से साफ तरीके से उनको यूज करना चाहिए उस तरह यूज करना है आपने। अगर आप उनको इस तरह यूज नहीं करोगे तो ये हेल्थ प्रॉब्लम भी कॉज कर सकती है। आपको हो सकता है आपका हाथ जल जाए, हो सकता है आपके मटेरियल एक्सप्लोसिव हो, वो ग्लास वगैरह रहता है ना, वो इंजरीज हो सकती है आपको। हो सकता है कि आप ऐसा धुआं प्रोड्यूस हो आप इनहेल कर लें, तो ये आपको बड़ी ना एहतियात की जरूरत है। इसलिए चैप्टर पूरा होने ही पढ़ा रहे हैं इसमें। ओके, ये ना 9वीं में, ना 10वीं में, ना 11वीं में, ना 12वीं, मतलब ये चैप्टर किसी में है ही नहीं है पहले, ये बिल्कुल नया चीज है। आप लोगों ने मेरे लिए भी, लेकिन ये अच्छा है, पता है क्यों? लेकिन हम लोग सोच रहे हैं अभी हमने किया नहीं है कि आने वाले वक्तों में केमिस्ट्री की लैब बनाएंगे। लेकिन फिजिक्स की लैब तो बड़ी आसान है, फ्यूज वगैरह आते हैं, माइक्रोमीटर स्कूल के लिए आते हैं या वर्टिकल के लिए आते हैं, वो इजी है, इजी टू हैंडल है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे पास स्पेस मोर देन इनफ हो जाएगी, तो हमको एक आधा पूरा रूम, मतलब एक कंप्यूटर रूम डिसाइड करना ही करना है। वो तो एडजस्ट कर रहे हैं, हमने 3 से 4 महीने में उसको बना देंगे हम। लेवल का 5 से 10 कंप्यूटर लगे होंगे, आउटर सिस्टम की बनाएंगे, और वो ऐसे कंप्यूटर होंगे जहाँ बच्चे बैठ के काम नहीं करेंगे। क्योंकि नॉर्मली हमारी कंप्यूटर की लैब जो थी ना, उसमें सारे कंप्यूटर लगे होते थे, लेकिन हम उनको देखते थे थे चलाने का टीचर चलाना नहीं है इनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर की लैब हो तो बच्चा चलाए, अपना हाथ सीधा करे, काम करना है वो सीखे। ओके, उसके बाद वो पैसे कमाएगा और फिर हमें भी मिलेगा। ओके, अब बड़े बड़े प्लान होने चाहिए। ओके, देखिए आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इनको ये हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं अगर आप इनको सही तरह से डील नहीं करेंगे। दीज प्रॉब्लम्स मे इंक्लूड बर्न्स, आई इंजरीज, लंग सफोकेशन। सफोकेशन मैंने बता दिया, वो अगर धुआं प्रोड्यूस होगा तो वो उससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, कहते हैं केमिकल दैट कॉज अ सडन रिलीज ऑफ प्रेशर, gas and heat when they experience such a sudden shock are called explosive chemicals.
ऐसे केमिकल्स जिनको या तो प्रेशराइज कर, यानी कि जिनके अंदर से सडन प्रेशर रिलीज हो या कोई सडन गैस रिलीज हो या सडन कोई हीट रिलीज हो, उसे कहते हैं एक्सप्लोसिव केमिकल, कहते हैं एक्सप्लोसिव केमिकल्स। क्या कहते हैं? ओके, एग्जांपल दैट केमिकल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सप्लोर्ड और पिक्रिक एसिड, 2,4-diNitroPhenyl हाइड्रोजन, बेंजोइल पेरोक्साइड, नाइट्रोसेलुलोज। पिक्रिक एसिड जो है ना, ये 12वीं क्लास में इसका नाम है केमिस्ट्री की बुक में। 2,4-diNitroPhenyl, ये भी 12वीं क्लास में इसका नाम है। कहते हैं जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये नाम नहीं है, नाइट्रोसेलुलोज ये भी नाम नहीं है, लेकिन ये सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में आपको लैब में जरूर पढ़ सकती है, लेकिन जब भी इसका मतलब है, जब भी ये इसकी शीशी में कहीं लिखा हुआ है नाइट्रोसेलुलोज, इसका मतलब है इस केमिकल को हमने बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। इसके साथ ये नहीं तेरे पे कराऊं बोला, वो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, वो जो गन वाली, वो काम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बैंक क्या आती है यहाँ पे भी। लेकिन आप केमिस्ट्री से बाहर जो मर्जी करते थे लैब से, लैब में आ गए तो यू हैव टू फॉलो। देखिए कि छोटी सी गलती से किसी की जान जा सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। ठीक हो गया? ऑब्वियसली आप लोग, हम लोग भी आप लोगों की जरूरत है, हम टीटी की बात सुनते थे, उसके बाद जाके अपनी मस्तियां करते थे, लेकिन वो जब कुछ बेर आती थी। लेकिन आप हमारे जो स्कूल था ना, वो था कैथेड्रल स्कूल, उसकी जो लैब थी ना भाई, वो लैब इतनी बड़ी होती थी कि हमारे ना ये जो पूरा जो पोर्शन है, इतनी बड़ी लैब होती थी, ये पूरा पोर्शन उधर एंड में इतनी बड़ी लैब होती थी। वो तो उतनी लैब कभी भी किसी भी स्कूल में नहीं है, तो हो सकता होंगी, कराते होंगे लैब वगैरह, लेकिन उधर बड़ा ही बहुत ही आउट किस्म की था, इतना बड़ा बड़ा स्कूल बहुत बड़ा था। तो वो ना वहाँ पे मेरे टीचर हमें समझाते थे, वो मुझे समझ नहीं आती थी, वो बड़ी जगह 2 मिनट उठाएगी, वो आ जगह पढ़ना नहीं यहाँ पे, तो फिर समझ आती थी। तो वो शरारती नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि मटीरियल जो होते ना हमारे स्कूल में ना, उन्होंने किया होता है, वो ना बच्चे भी शरारती थे, उन्होंने ताले में अलमारी थी, एक स्पेशल अलमारी, उसके अंदर ताले में वो अच्छी चीजें रखी होती थी जो बड़ी एक्सप्लोसिव होती है। हालांकि ऐसा होता नहीं होता, लेकिन क्योंकि जो 9th के बच्चे जो ये जरा शरारती होते हैं, तो जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको जरा एक सिंपल सेफ में रखा जाता है क्लास वाली में, टेंशन कोई नहीं। बिग बात काफी आप मूवीज वगैरह में देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, डिफरेंट स्कूल्स की जो लैबोरेटरी है ना, बायो की, आपको नजर आ जाएगा कि लैब कैसी होती है। ओके, देखिए ना मेरी बात में, मैं ये खुद पे भी अप्लाई करता था। जब मैं 9 में पढ़ता था ना, टीचर को पढ़ा रहा था तो मैं हाईलाइट कर रहा था, साइड पे लिख रहा था मेरी हिस्ट्री के कि यार ये ना आज अगर मेरे फोन पे मोबाइल मिलना मुझे यूज करना है, मतलब यूज करता है, ये तो होता नहीं कोई बंदा यूज नहीं करता, तो मैंने उस पर लिखता रहता था कि यार आज ना मैंने जाके ना यूट्यूब पे या खान अकेडमी हो गई, बहुत पढ़ता, मैंने बहुत पढ़ा खान अकेडमी से, ये जो है ना यूट्यूब पे जाकर ना मैंने ना ये चीजें जो है ना रिसर्च आउट करनी है, ताकि थोड़ा नॉलेज ना एक स्टेप आगे चला जाए बाकी बच्चों से। तो आप लोगों की साइड में मेंशन कर लिया कि यार ये जो है ना केमिस्ट्री की लैब की थोड़ी सी वीडियोस देख लें कैसी होती है, ठीक हो गया? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी। वो फिर चीज जो समझ आके, जो बंदा समझ के, जो बंदा पढ़ के और फिर याद करता है, तो फिर वो ऐसी याद रहती है कि कल जब आप बुढ़े हो जाते हैं, दादी माँ हो गए, तो आपने पहुंचे क्योंकि बेटा आओ इधर, मैं तुम्हें केमिस्ट्री की लैब की पढ़ने बताती हूँ, ये बताता हूँ कि ये ऐसा ऐसा कुछ होता था, उसके अंदर इतनी चीजें होती है, वो फिर आप लोगों को चीजें याद है कि इतनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, केमिकल दैट कॉज अ सडन रिलीज ऑफ प्रेशर, ये हमने पढ़ ली है। Flammable chemicals or mixture are those which has a flash point around room temperature, मतलब ऐसा जिसके अंदर शोला ये तो फ्लैश पॉइंट मतलब जो जले रूम टेम्परेचर के ऊपर, उन्हें कहते हैं फ्लेमेबल। ठीक हो गया? इसमें एग्जांपल आया कि ये ईथर्स, मेथाइलिक स्पिरिट, बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोल। पेट्रोल को भी अगर आप आगे जाते हो तो उसका जो है ना वो एक बड़ी आदत है, शोला चलो ठीक हो गया। If you ever come across any chemicals that you suspect to explore, do not attempt to move the container to avoid shock. Explosive can cause damage to people, window, tables, etc. देखिए जी, आपको लगता है कि जी ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर पड़ा हुआ है, एक्सप्लोसिव हो जाएगा फॉर एग्जांपल, आप उसे जाके हिलाए ना, अगर आप उसे हिलाएंगे ना तो उसमें सडन शॉक पड़ेगा, सडन शॉक मतलब वो हिलेगा तो वो और एक्सप्लोसिव हो जाता है, आप उसको छोड़ के भागना है उससे। मेरी बात में लग गई है? आपको उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ओके, अच्छा वो कहते हैं कि अवॉइड यूजिंग अ केमिकल हैजर्ड, यूजिंग अ केमिकल, अवॉइड यूजिंग अ केमिकल दैट इज हैजर्ड्स, लुक फॉर इट्स ऑल्टरनेटिव। कहते हैं आप ना ऐसा नहीं कर सकते हो कि कोई केमिकल अगर आपको इस्तेमाल करना है वो एक्सप्लोसिव है या फ्लेमेबल है तो आप उसको इस्तेमाल करना छोड़ दो, आप उसको एहतियात से इस्तेमाल करो, ये जरूरी है। कहता है एहतियात से इस्तेमाल करो, इफ यू मस्ट यूज अ पोटेंशियल डेंजरस केमिकल यू मस्ट फॉलो द अंडरलाइंग रूल। कहते हैं आप इसको एहतियात से इस्तेमाल करो, कुछ तरीके बता देता हूं, वो तरीके जरूरी है। असल में आपको पता है क्या होगा, जब मैं लोगों को नोट्स में लिसन करूंगा ना, पहले होगा जी एक्सप्लोसिव मटेरियल की डेफिनेशन,
उसकी एग्जांपल्स, फ्लेवर मटेरियल की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल्स, फिर उसके अराउंड जो बंच ऑफ चीजें तो हमने पढ़ी हैं कि ऑर्गेनिक क्या सामान हो, ये हो गया, इंजरी वगैरह हो सकती है, बने के इफेक्ट्स आ सकते हैं कि अगर हम ध्यान से समझेंगे तो वो कह लो कि वो जो होते नहीं है जिसका सिगरेट अगर बंदा पीता है उसमें होता है ये सिगरेट जो है अपनी बॉडी बॉडी है, इससे कैंसर हो सकता है, लिखा तो कुछ होता है लेकिन छोटा छोटा लिखा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर बंदा पीता है, वो बंदा कहता है कुछ नहीं हुआ यार, टेंशन ही कोई नहीं, मजा आ रहा है, लेकिन लिखा होता है। अब उसने पहले हमने सारा कुछ बता दिया, उसको बता भी दिए कि मसले क्या होते हैं। अब आगे मैंने उसमें एहतियात बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो सारे पॉइंट्स हैं एहतियात करते हैं। कहता है कि ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम टीचर, कहते हैं टीचर से पहले अप्रूवल लेके आओ, अपनी नहीं माननी है। ऑलवेज यूज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, मतलब कहता है सबसे थोड़ी क्वांटिटी में कोई भी केमिकल इस्तेमाल करो, अगर कोई मसला हो भी गया तो बहुत बड़ा धमाका ना हो, बहुत बड़ा मसला ना हो। थोड़ी क्वांटिटी में अगर थोड़ा भी मसला करेगा ना, अगर कोई चीज बहुत प्रोग्रेसिव है, अगर थोड़ी अमाउंट में लोगे उसका 1% किसी उसका लोगे तो आपको 1% ही उसका नुकसान झेलना पड़ेगा ना। अगर आप किसी का 10% लोगे तो उसका 10% नुकसान झेलना पड़ेगा। तो थोड़ी अमाउंट में इनके साथ काम करना है आपने। ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट इन अ फ्यूम फूड, मतलब कह रहा है कि यार फ्यूम फूड ऐसा होता है वो ना प्रॉपर नहीं फूड दिया जाता आपको, उसके अंदर ना आपके ना वो जाते नहीं फ्यूम्स, ठीक हो गया, वो चीज केमिकल आपको सुनना नहीं पड़ता, वो कह रहा है उसमें काम करना है आपने। ओके, रिमूव ऑल द केमिकल्स एंड प्रेडिक्ट अराउंड यू, मतलब अपने इर्द गिर्द जगह साफ करके फिर उनसे काम करना ताकि वो किसी ओरिजिनल मिक्स हो एक्सप्लोसिव ना हो जाए। इन्फॉर्म मतलब आसान बता है मैं कोई धमाका या धमाका कर सकती हूँ इसलिए दूर लोगों से कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर बात है जब केमिस्ट्री की लैब हो रही है, केमिस्ट्री की पढ़ाने का सब बच्चों को तो पता ही होगा, लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ कोई ऑर्गन का आउटकम करते हैं, एजुकेशन में होता है नॉर्मली छोटी क्लास में नहीं ऐसा होता। अभी देखें अगर ये काम कर रही है तो ये काम कर रहा है, तो अगर लैब में जा रहे हैं तो ये दोनों एक ही काम कर रहे होंगे, तो मेरी लैब में लेके जाऊंगा ना, अगर मैं लेके जाऊंगा मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम चलो अपना काम कर लो, ये अपना काम कर रहे हैं, मैं बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री की इंस्ट्रक्टर की बड़ी ड्यूटी होती है, ठीक हो गया। तो नॉर्मली ये तब ये वाला काम का पहले जब अगर कोई डिफरेंट काम करेगा तो वो एक दूसरे को बता दें कि यार हम लोगों ने ये काम कर रहे हैं। तो यार नॉर्मली ना जो होती है ना केमिस्ट्री की लैब्स, उनके ऊपर ना चार्ट लिखा होता है और रेड कलर्स होती हैं कि कोई डेंजरस काम कर रहा है तो उसमें वो पॉइंटर लगाया जाता है कि मैं डेंजरस काम कर रहा हूँ, इस केमिस्ट्री की लैब में इधर डेंजरस काम हो रहा है, ठीक हो गया, तो वो इस एरिया में काम हो रहा है वो बता देते होते हैं। ओके, उसके बाद कहते हैं ऑलवेज वेयर सेफ्टी स्पेक्टिकल्स, ग्लव्स, लैब कोट मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आ जाता है कि ऑलवेज कीप फ्लेमेबल कंपाउंड्स अवे फ्रॉम द हीट सोर्स। अब फ्लेमेबल जिनको आग लग सकती है उनको हीट सोर्स से दूर रखें। और द फ्लेमेबल लिक्विड वेरी केयरफुली, जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है उसको बड़े आराम से एक दूसरी चीज से दूसरे बर्तनों में गिराएंगे, ये नहीं है मतलब उस तरह वो दही वाले वो दही बनाते हैं ऐसे करके दही गिरती है, वो दही ऐसा नहीं करना, आपको बड़े आराम से उसको करना है, ठीक हो गया। ओके, properly dispose of any hazardous waste, do not store flammable liquids in dangerous रेफ्रिजरेटर में उनको नहीं रखना। अब मैं बता दूं क्यों नहीं रखना, रेफ्रिजरेटर में फ्लेमेबल को रखोगे ना वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा तो हो गया, बड़ा मजा आया, ठंडा हो गया, जब आपने निकालना उसको बाइट अगर टेम्परेचर ज्यादा है उसको लग देनी है आग, वो एकदम से ठंडे से गर्म में है, वो फिर आग पकड़ ली। पेट्रोल भी जो होता है ना, देखिए आप ना वो डिफरेंट चीज है, पेट्रोल जब हाथ में करता है तो ठंडक महसूस होती है, एक डिफरेंट सीन है, वो मैं पढ़ाऊंगा जब हम इसमें कभी सीन में आएंगे, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन वो कह रहा है कि फ्लेमेबल लिक्विड ऐसे लिक्विड जिनको आग लग सकती है उनको ठंडा नहीं करना, उनको ठंडे में रखोगे फिर अगर वो गर्म में जाएंगे एनवायरनमेंट में उनको आग लग सकती है, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि कोरेसिव हैजर्ड्स ऐसे ही हैजर्ड्स कोरेसिव नुकसान उसके ऊपर है। कोरेसिव केमिकल अटैक लिविंग टिश्यूज, मतलब कोरेसिव मटेरियल अगर आपके ऊपर गिर जाता तो ये लिविंग टिश्यूज पे अटैक करेगा। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद देम दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोरेसिव जो केमिकल होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं। सच केमिकल अटैक स्किन, आईज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इन द इंडस्ट्रियल, मतलब अगर आप इनको इनहेल कर लेते तो आपके मेरे जिगर वगैरह पे भी जाके असर कर सकते हैं। दूसरी बात कोरेसिव ये वो भी आया था इसमें, वो जो होती है केमिकल वॉर गैसेस, कि जी अगर आपने किसी दुश्मन के मुल्क में जाके गैस की कैनिस्टर वहां पे फेंकनी है तो गैस फैलेगी तो लोगों के जब इन कांटेक्ट में आएगी तो लोगों को छाले निकल आएंगी। इससे बैलिस्टिक गैस या मस्टर्ड गैस कहते हैं, मस्टर्ड गैस बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर दूसरे मुल्क के फौजियों के ऊपर फेंकने के लिए, ताकि उनके जो है ना उनको दाने निकले, छाले निकले, तो वो बड़ा ही कोरेसिव मतलब खारिज वाला मटेरियल एक्ट करता है। ओके, इसके बाद वो कहता है कि व्हेनेवर यू वर्क विद द कोरेसिव केमिकल्स वेयर स्प्लैश गॉगल्स इंस्टेड ऑफ सेफ्टी, मतलब स्प्लैश गॉगल्स एक डिफरेंट तरह की गॉगल्स होती है, जाके सर्च कर लीजिएगा स्प्लैश गॉगल्स और
सेफ्टी गोगल्स सिंपल दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एंड यूज अ फेस शील्ड, मतलब फेस पे ना यार वो आपने देखा वो काले कलर का होता है, वो दो आंखें यहाँ से और मुंह को ऐसे लगा होता है। जी हाँ हाँ डिफरेंट फिल्मों में देखा ही होगा। वो अगर समझ ये कुरेसिक मटेरियल के साथ वो यूज करना है। कहते हैं कुरेसिक केमिकल्स मस्ट बी यूज्ड इन द फ्यूम कवर टू अवॉइड द ब्रीदिंग कुरेसिक वेपर्स। ठीक हो गया, ये फ्यूम कवर्ड ये मैंने रखना है इनको ताकि इनको ब्रीथ वगैरह कोई ना करे, कवर्ड वगैरह में रखना है, इनको बाहर नहीं रखना, क्योंकि कुरेसिक केमिकल्स अगर वेपर बन के इधर चले गए ना हवा में, तो वो अगर आपने अंदर ले ली है तो फिर वो अंदर जाके अंदर से वो चीर फाड़ करेंगे। अगर एक तो चीज ना मेरी स्किन पे करती है तो स्किन पे करती है जलन होती है, उसके बाद पानी में मुझे के और इजी होती है क्योंकि स्किन की थी 7 लेयर्स, मतलब 7 भी होती है, 3-4 होती है पिछली लेयर्स और भी लेयर्स होती है, बायो को पता है बायो में पढ़ेंगे, लेकिन काफी लेयर होती है। लेकिन अगर अंदर ही चला गया है तो अंदर तो वो इन कांटेक्ट डायरेक्ट इन कांटेक्ट में आ जाएगा वो स्टमक की वॉल से, स्टमक की मेम्ब्रेन वगैरह से, तो वहां पे बड़ी दवाई बढ़ सकती है। इसलिए वो समाधान है व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। कह रहा है कि जो ऐसे एसिड जिनके अंदर बड़ी ताकत है, कंसंट्रेटेड है, उनका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड डाइल्यूट नहीं है, उनके अमाउंट ज्यादा है, कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो उनकी जो है ना, जब वो पानी के साथ अगर आप उनको कहते हैं मिक्स कर रहे हो ना, तो ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू द वाटर, नॉट वाइस वर्सा। आपने करना क्या यार, ये बहुत जरूरी पहले बात सुनने में, पानी को एसिड के अंदर पिलाना है, एसिड को पानी के अंदर नहीं मिलाना। ये बहुत जरूरी बात है, इससे मॉडर्न बात नहीं होती। वो कहता है जी कि जब आपने कंसंट्रेटेड एसिड को, क्योंकि जो एसिड है ना कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ये अगर स्किन पे गिरता है ना तो प्रेसिव अटैक होता है, प्रेसिव होता है, वो जलन होती है, तो जलन हो के बंदे के गिरता है, टिश्यू डैमेज हो जाती है। ऐसा मटेरियल जो आपको जो है ना लिविंग टिश्यू पे जो अटैक करता है उसे प्रेसिव मटेरियल कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने मिक्स करना है कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ, तो ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर, मतलब वाटर जो पड़ा हुआ है ना उसके अंदर एसिड को ऐड करें, ना कि वाटर को एसिड के अंदर ऐड करें। जब आप वाटर को एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो जब वाटर आके गिरेगा तो एसिड के स्प्लैश ऊपर उगेंगे। जब आप वाटर को गिराएंगे, मतलब एसिड को वाटर में गिराएंगे ना, तो स्प्लैश किसके उगेंगे, वाटर के। तो कोई टेंशन काम नहीं होगा। मेरी बात समझ आती है, एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना, वाटर को एसिड के अंदर ऐड नहीं करना। ओके। Ensure eye wash and emergency shower is available। मतलब अगर कोई मटेरियल आपके गिर गया हाथ पे तो आप फटाफट जाकर उसको बेसिन में शावर से ऊपर से 2 वजू ले पास होगी आपके लिए अवेलेबिलिटी। अब ये नहीं है कि आप ऐसे नहा रहे हैं उससे मटेरियल से तो उसके पास फटाफट जाकर, ऐसा नहीं है, अगर पागल ही होगा, क्योंकि उस दिन में भाई आप गए सारे बाल आप उनके खत्म, स्किन मेल्ट भी हो सकती है अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो केमिकल तो। Okay, wash the affected area with the soap and water and seek medical attention in the case of emergency. Examples of corrosive chemicals are mineral acids, including HF, positive alkalis, acetic acid, glacial acetic acid को glacial भी कहते हैं। glacial को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना आइस की तरह का ना स्ट्रक्चर बनाता है। ग्लेशियर जैसा होते नहीं है, आइस की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको एसिडिक एसिड को ग्लेशियर कहते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, दो आपस में मिलकर ना ग्लेशियर वाला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, टॉक्सिक केमिकल हैजर्ड, ऐसे केमिकल जो कि टॉक्सिक होती हैं, जो कि पॉइजनस होती हैं, जो कि अगर आपके अंदर चले जाए तो भाई साले वाकई आपको मार भी सकती हैं। उसमें मरकरी, बेंजीन, क्लोरीन, पेस्टिसाइड, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड कई लोगों ने सुना होगा कि स्पाई का कोई पकड़ा गया है, पाकिस्तान में कोई स्पाई पकड़ा गया इंडिया में, तो उसने यहाँ पर दाल की गली में गोली बनाई होती है, वो आगे करता है पर सर पे होता है तो वापस मारता है, उसका दाल फूट पड़ता है, उसके अंदर पीछे से गोली थी, उसके बाद वो गोली को चुबा के अंदर ले आता है, मर जाता है ताकि सिगरेट्स दूसरी कंट्री में निकाल सके। हाइड्रोजन साइनाइड HCl, इसको वो गोली का साइनाइड का लफ्ज जहाँ भी आए मतलब डेंजरस वाला काम है, पॉइजनिंग वाला काम है। अगर किसी को मारना है, आप लोगों ने किसी दूसरे को कुछ देख के मारना जहर, तो साइनाइड वाला काम कर सकते हैं। ओके, ये सारे उसके केमिकल लिखे हुए हैं जो कि टॉक्सिक केमिकल्स हैं, अगर इनमें से कोई भी आप लोगों के अंदर चला जाए तो काम। आप लोगों ने कई मूवीज देखी हुई, कई कहते हैं मूवीज में देखा होगा कि वो जब मुजरिम अगर पकड़ा गया, अगर पकड़ा गया तो वो बड़ा इंटरव्यू देता है, और ये केमिस्ट्री की लैब की हमारी टीचर था, उसने बताया था लैब में ये मटेरियल ना बड़ा एक्सप्लोसिव होता है, तो मुझे ये बात याद थी, इसलिए मैंने वो मटेरियल जो है ना एक्सप्लोसिव मटेरियल या पॉइजन मटेरियल से काम किया है, उसको एक्सट्रैक्ट किया और मैंने ये इससे कत्ल कर दिया, या इससे मैंने दूसरे बंदे को मार दिया। तो अब ये नहीं पुलिस केमिस्ट्री टीचर को आगे नहीं पकड़ेगी, बेटा पुलिस आप लोगों को पकड़ेगी। मैं तो बता रहा हूँ कि इससे बच के रहो, ये इस्तेमाल मत करो। आप लोग अगर गलत इस्तेमाल करते हो, अपने छोटे बहन को खिला देते हो या कुछ भी कर देते हो, या ज्यादा मिल जाए
कुछ भी हो सकता है। शैतान का दिमाग में आते हुए पता तो नहीं लगता है। अब दो बहनें हैं, पापा की प्रॉपर्टी है और वो कहती है नहीं यार ये तो काम खराब है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो आप अगर आपस में कुछ करते हैं तो ये आप लोगों को कसूर है, मुझे नहीं पड़ेगी पुलिस। मैं तो नॉलेज बांट रहा हूँ, मैं तो नॉलेज बांट रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि एक्सप्लोसिव ना इस्तेमाल करो, लेकिन कोई करना चाहता है तो ये उसका अपना रिस्क है भाई, मेरा कुछ नहीं है। वैसे थर्मोमीटर के अंदर भी मरकरी होता है, अगर थर्मोमीटर तोड़ा जाए तो वहां से भी मरकरी निकल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके द फॉलोइंग, अब आप साहब बता लें कितनी चीजों को मुझे पता है और फिर भी मेरे घर में सारी जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किसी को पॉइजनिंग वगैरह नहीं किया है। साहब बता लें कितना मेरे जिक्र है। अब आप लोग बता देखते हैं आप लोग कब तक ये इस्तेमाल नहीं करते नॉलेज। ओके द फॉलोइंग, उनकी बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करें, ठीक हो गया, उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करें। Okay, the following safety instructions may be ensured in case you intend to work with a toxic shift. अब इसकी भी सेफ्टी बताई हुई है उसने, क्या ग्लव्स पहन लो, प्रोटेक्टिव डिवाइस पहन लो, कीप द वर्क एरिया वेल वेंटिलेटेड, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। कि अगर आप एक जगह पे केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हैं तो वहाँ का एग्जॉस्ट चला दें। अगर एग्जॉस्ट चलाने का फायदा ये होगा कि अगर फ्यूम्स वगैरह कोई एक्सप्लोसिव हवा में अगर कोई आ भी गए तो वो एग्जॉस्ट के जरिए बाहर चले जाएंगे। और बाहर अगर कमरा कितना है तो बाहर तो बहुत बड़ा है, तो अगर एक जगह पे इतनी जगह पे 10% है तो बाहर तो इतनी बड़ी जगह है तो वहां पे तो वो 0.001% रह जाएगा, फैल जाएगा ना केमिकल, तो कोई फैल जाएगा पूरी, कोई टेंशन कोई नहीं होगी। ओके कीप द वर्क एरिया वेल वेंटिलेटेड, कीप द टॉक्सिक केमिकल्स इन द ओरिजिनल कंटेनर, डू नॉट वर्क अलोन। मतलब जो जहां पे टॉक्सिक केमिकल जो उनका कंटेनर है ना उसको उधर ही होना चाहिए, आप किसी और डाल दें और उसमें कोई लेबल ना लगाओ और अगला बंदा आके कि यार ये तो शरबत लग रहा है, पानी पी लेता हूँ, जब मशीन कहो भाई हो गया ठुस आग बिरयानी। ओके वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यू फिनिश्ड, ऑलवेज वर्क इन perfume wood because toxic vapors can be formed during an experiment. Seek immediate medical aid if you think you may have exposed to a poisonous substance. ओके सर जी रिएक्टिव केमिकल देखिए हमने एक्सप्लोसिव फ्लेमेबल केमिकल्स पढ़े, उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़ ली, जब उनका खेल थोड़ी काम करूँ उसके बाद क्लासिक को सब पढ़ लिया, इसमें टॉक्सिक को भी पढ़ा दिया। अब ये रिएक्टिव केमिकल, ऐसे केमिकल जो रिएक्टिव होते हैं जिनका रिएक्शन बड़ा तेज होता है, इसकी एग्जांपल है सोडियम। सोडियम को अगर आप सोडियम को मैंने अगर बंद किया खबर ठीक है, अगर वैसे ही थोड़ा उसको ढक्कन भी खोलूंगा उसके बाद आग लगती है, इतना रिएक्टिव है। और अगर उसको पानी में डालेंगे ना तो ब्लास्ट हो जाता है। मतलब ऐसे रिएक्टिव ऐसे केमिकल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत तेज होती है, जो कि फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं, जिनके रिएक्शन करने से एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं रिएक्टिव केमिकल्स। ओके द रिएक्टिविटी ऑफ द केमिकल इज अ वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेनी अदर केमिकल्स। रिएक्टिविटी बड़ी जरूरी है, अगर एक केमिकल सुस्त है उसका रिएक्शन करवाओ तो वो ऐसे आराम से रिएक्ट करता है, इसका मतलब कि उससे प्रोडक्ट मिली है वो बड़ी देर बाद आके मिलेगी। और उसकी बजाय अगर हम दूसरा केमिकल इस्तेमाल करें जो कि जल्दी रिएक्ट करता है और हमें प्रोडक्ट जल्दी मिल जाती है, तो इसका मतलब वो अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये बड़ा हिसाब किताब लगाना पड़ता है कि यार चीज ऐसे इस्तेमाल की जाए जो चीज अच्छी भी मिले और जल्दी भी मिले और जिसको हैंडल करने के लिए ज्यादा सरदर्द भी। तो ये चीजें सारी सोचनी पड़ती है कि एक वक्त में 3-4 चीजें सोचनी पड़ती है कि ज्यादा अगर मुझे ज्यादा हैंडल करना पड़ा तो मैं इसका मतलब उससे काम करने के लिए पहले मैं कपड़े पहनूं, फिर मैं सेफ्टी को खोल लाऊं, मैं तो पहले अगर काम करना है तो मुझे पहले ये सब खरीदना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक केमिकल है थोड़ा सा देर बाद उसकी प्रोडक्ट बनती है लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसके लिए मैं ऐसे भी होटल में ऐसे आराम से काम कर लूँ, ठीक हो गया। कुछ जो है ना आप लोगों ने ज़हन रखना है कि केमिकल्स की जो रिएक्टिविटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल्स की रिएक्टिविटी से मुराद है केमिकल को जल्दी कितना रिएक्ट करना है, कोई जल्दी रिएक्ट करता है इसका मतलब उसको जल्दी, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, इसका मतलब जब वो रिएक्ट कर लेगा तो कुछ ना कुछ दिमागी रहेगा, ठीक हो, मतलब जल्दी रिएक्ट करना है, जल्दी है उसको, ठीक हो गया। अगर एक बच्चा है होते हैं मेहमान 15-10 मिनट पहले आने से पहले उधर कूद रहा सारी सेटिंग की हुई है, तो फिर उसको बैठाने का तरीका क्या होता है, माँ का मार मतलब माँ का खा, उसके बाद वो जरा ऐसे के बैठता है खानदान में जो मेहमान कहते हैं यार ये बच्चा बड़ा प्यारा है, उनको क्या पता 15 मिनट के पहले अगर कैमरा ऐसे 15 मिनट के पहले मूवी निकाल के देख लो तो ये बच्चा क्या खुद रहा था, जब उसके अंदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई थी, वो उसके अंदर कुछ ज्वालामुखी चल रही थी, माँ की ठंडक में माँ की शफकत से उसको सीधा कर दिया, ठीक हो गया, वो सही हो गया, फिर वो आराम से बैठा रहेगा, स्टेबल रहेगा। ओके कि व्हेन देखिए उसमें ना द एक्टिविटी ऑफ द केमिकल इज
are vital for the production of the many other chemicals, pharmaceuticals, दवाइयाँ बनाने वाले, and food products which are in our daily use. When chemical reactions are not properly performed, they may cause fire, explosions as they evolve dangerous gases. These reactions may result to an extreme damage to the life and property. Example, the reactive chemicals are calcium hydride and sodium लिखा हुआ है, lithium azides, picric acid, AlCl3, benzoyl peroxide, ये सारे केमिकल जो है ना reactive chemicals है, इनका जो रिएक्शन होता है तो रिएक्शन तेज होता है, इनका रिएक्शन सही तरह से करवाना चाहिए। अगर आप सही तरह से रिएक्शन का सही तरह से और सही एनवायरनमेंट में नहीं करवा सकेंगे तो ऐसी इनके रिएक्शन से ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, डेंजरस तो वो है ही है लेकिन बड़ी जल्दी प्रोड्यूस होंगी, उनको हैंडल करना ही आपको मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनको प्रॉपर रिएक्शन होना चाहिए। उसके लोग कहते हैं हैंडल, देखो पहला ही काम है हैंडल करना है रिएक्टिव केमिकल्स को विद अटमोस्ट केयर, मतलब बहुत ज्यादा केयर से सेग्रीगेट मतलब सेपरेट कर लो these from other chemicals while storing, मतलब अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग मटेरियल है, यहाँ पे डेंजरस मटेरियल, यहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल, यहाँ पे दूसरा मटेरियल, तो इनको भी डेंजरस अलग कैटेगरी में करके रखना है कि यार ये रिएक्टिव है, ये बड़ी जल्दी रिएक्ट करती है, इसलिए आपको अपने आप को होशियार रहना है और इनको सही सूटेबल एनवायरनमेंट में करना है। ओके, एक रिएक्शन अगर हो रहा है 10 सेकंड में तो रिएक्टिव केमिकल्स का जो है वो 1 सेकंड में 10वीं हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में पूरा नहीं खत्म होता तो ये रिएक्शन फटाफट कर लेती है, ये होती है रिएक्टिविटी की जल्दी होती है। ओके, कहता है appropriate measures ने should be taken before performing actions, एक्शन से पहले अपने आप को कंप्लीटली रेडी कर लो, यूटिलाइज शील्ड एंड हैवी ग्लोव्स पहनने की इनका रिएक्शन बहुत तेज होता है, आपको टाइम ही नहीं मिलना, पीछे हटने का भी टाइम नहीं मिलता। ओके, मिनिमाइज द क्वांटिटी, मतलब कम से कम क्वांटिटी में इनको इस्तेमाल करो, ग्लास से प्रिपेयर्ड मस्ट बी शील्डेड बाय रैपिंग विद द टेप्स, मतलब ग्लास शील्ड जो है ना उसकी इर्द गिर्द रैपिंग टेप होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्सप्लोसिव होता है ये जो है ना अगर कोई ये रिएक्शन होता है और हीट जनरेट होती है तो एकदम से इक्विपमेंट भी गर्म हो जाए तो आपके हाथ में आप तो आपको भी डैमेज हो सकता है, ग्लव्स के अंदर ताकि डैमेज हो सकता है, इसलिए आपको बड़ी ध्यान से इनको काम करना है। ओके, आफ्टर यूज केयरफुल डिस्पोज ऑफ द डेंजरस मटेरियल, आपने डिस्पोज करा इतना डेंजर जो डिस्पोज करा होगा एंड में इनका वो आराम से उनसे ईजी हो गए करना चाहिए, डेंजरस मटेरियल है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आगे रेडिएशन हैजर्ड्स, उसके बाद रेडिएशन ऐसे समझना लीजिए रेडिएशन निकल रही है रेडिएशन उनको इस्तेमाल करते हुए उनके रेडिएशन हैजर्ड्स में हैजर्ड्स का मतलब डेंजरस होता है, नुकसान, रेडिएशन के नुकसान कैसे हो सकते हैं, वो ऐसी चीजें होती है जो कि रेडिएशन निकालते होंगे सब्सटेंस, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते ये आम तौर पे नहीं होते हैं लैब में, ये वैसे ही लिखा हुआ है केमिस्ट्री की लैब में आम तौर पे, लेकिन केमिस्ट्री उस लैब में हो सकते हैं जो कि बड़ी ही नेशनल लेवल की लैब है, मतलब जहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल से, उधर हो सकते आपके आम लैब में नहीं हो सकते, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आम लैब में या आम बंदे के पास होते ही नहीं है, फौज को वैसे बार नजर लगी किसी के पास क्योंकि उसके अंदर रेडिएशन निकल रही है और रेडिएशन आपको उसके अंदर तो आ ही नहीं है। अब मेरे पास क्या मेरे जेब में रखा होगा यहाँ पे सबको रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाएगी, रेडिएशन निकल रही है सबको रेडिएशन, ये मुझे कहते हैं बच्ची है इसको लगनी चाहिए, इसको लग जाती है, उसको लग जाती है, इसको छोड़ देती है, ऐसा बोलिए रेडिएशन निकल तो सबको लगनी है, तो ऐसे मटीरियल्स को ये स्टेट के पास होती है, मतलब स्टेट मतलब पाकिस्तान की ये जो भी कंट्री की है उनके पास होता है, ये आम लैब में होता नहीं है, लेकिन अगर कोई उस लैब में काम कर रहा है विच मींस कि वो उसकी सैलरी या वो बंदा बहुत हैवी है, वो घर वालों से नहीं मिल सकता, मतलब उसकी लोकेशन भी सेव रखी जाती है, ये मैं वो बता रहा हूँ बंदे जो कि बहुत ही हाई प्रायोरिटी में काम कर रहे होते हैं। अब ये कहती है, अब अगर उस बंदे को हर पता होता है तो ये तो कहती है इस बंदे को दुआ करके ना इससे थोड़ा सा 5 किलो जो है ना ये मार लेती है और ये मटीरियल ना एक्सप्लोसिव होती है, बम वगैरह बनाने में काम आती है, तो इसलिए इनकी जो लोकेशन होती है ना वो लोगों को पता नहीं होती है। ओके when a person is exposed to a high dose of radiation it can damage the functioning of tissues and organs and can cause vomiting, radiation burns, air loss, radiation syndrome। कहते हैं यार रेडिएशन का जो काम करे तो उनकी ना वैसे भी मुद्दत होती है, वो 5 से 10 साल काम कर सकते हैं उसमें, उसके बाद उनकी जगह कोई होता है, क्योंकि ज़्यादा देर अगर वो काम करते हैं तो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है और वो बंदे की ना लंग्स वगैरह टिश्यू वगैरह खत्म हो जाती है, काफ़ी समय बाद अगर पता चलता है कोई बीमारी लग जाती है जो यहाँ पे काम करते हैं। आपको लग रहा है यार हम यहाँ पे काम नहीं करें भाई, लेकिन ऐसा होता है जो कि आसाइशें इनको मिलती है वो आप सोच नहीं सकते, फिर इंसान तो है लालच का मारा। ओके, उतना भी कर सकते हैं। Okay, radioactive materials that emit alpha beta particles inflict extreme damage when inhaled or injected. ऐसे लेकिन रेडिएशन जो निकलती है इन मटीरियल से उनमें तो 3 तरह की रेडिएशन निकलती है, अब नाम आया है
अल्फा बीटा गैमा। कहता है अल्फा बीटा जो तीनों तीनों वो तो बड़ी ज़्यादा इंजरी कॉज करती है अगर आप उनकी जो रेडिएशन है इनहेल कर लो या इंजेक्ट हो जाए आपके अंदर से पास करते हैं। तो कहता है गैमा जो होती है ना वो उससे भी ज़्यादा उसकी तो हीट किस्म की होती है। लेकिन कहता है मेडिकल एक्स-रेज प्रोड्यूस आयोनाइजिंग रेडिएशन व्हिच कैन कॉज अफेक्ट द जो आप कहती यार मैंने एक्सरे करवाना है अपना यार मजा नहीं है कल दोबारा एक्सरे करती हूँ पर दोबारा एक्सरे करती हूँ ओवरऑल एक्सरे नहीं हो सकता आपका एक्सरे डॉक्टर कम से कम रेकमेंड करता है एक्सरे। अगर आप महीने में एक हो गया 5-6 महीने बाद एक हो गया ठीक है आपको यार मजा नहीं आ रहा आज एक्सरे करना चलती है यार दिल कर रहा है फ्री हूँ एक्सरे करना चलती है ऐसा नहीं हो सकता रोज एक्सरे करानी निकल सकती है आप काफी हद तक तो डॉक्टर जब बिल्कुल ही पता नहीं चला तक बीमारी का फिर डॉक्टर कहते हैं चलो एक्सरे करवा दो रोज नहीं चलो अभी यार दिल नहीं कर रहा मूड नहीं हो रहा कोई बर्थडे को लेकर तो एक्सरे करना चले ऐसा नहीं है रोज एक्सरे नहीं करवाना चाहते। ओके कहता है कीप रेडियोएक्टिव सोर्स शील्ड इनको शील्ड करना है लाजमी अवॉइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर इनके साथ ज्यादा देर काम नहीं करना स्टे इनसाइड दिस वॉल एंड सीलिंग कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेडिएशन फॉल आउट। मतलब अगर रेडिएशन का जो सैंपल काम करते हुए गिर गया जमीन पे गिर गया तो आपने ऐसे एनवायरनमेंट में काम करो जिनकी दुआओं से बाहर ट्रीट की नहीं आ सकती। आपने तो आपने सूट पहना हुआ है आपने सूट पहना सूट पहन के बाहर निकल जाओ ठीक हो गया। अब रेडिएशन की जो लैब होती है ना उनके तो पहले एक कंपार्टमेंट फिर दूसरा फिर तीसरा फिर जाके बंदा बाहर निकलता है। रेडिएशन को इतना उन्होंने सेव किया होता है कि अगर कोई मसला पड़ जाए तो बंदे ने सूट पहना हुआ है काफी हद तक वो बच जाता है काफी हद तक 100% ही सूट बचाता रेडिएशन बहुत डेंजरस 100% नहीं बचाता। लेकिन ये होता है कि वो बाकी लोग तो डर रहा आसपास इसलिए रेडिएशन की जो लैब होती है ना ये बड़ी दूर दूर होती है ये वहाँ पे होती है पहाड़ों में होती है या ऊपर होती है लोकेशन सीक्रेट लोकेशन है इनकी। पाकिस्तान की जो है ना ओके समझ लगी हो ओके अच्छा जी उसके बाद लिखा हुआ है कि कीप रेडियोएक्टिव सोर्सेज शील्डिंग अवॉइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द रेडिएशन स्टे इनसाइड वॉल्स the ceiling were protected never operate equipment that produces radiation without sufficient training wear protective clothing and wear face masks avoid contact of the material with the bare skin। इसको आप ये नहीं हाथ में की रेडियोएक्टिव मटेरियल को ऐसे नहीं ये अगर आपने कर दिया तो आपको गई खत्म विद इन सेकंड्स विद इन few hours क्या बॉडी खत्म हो जाती है। मॉनिटर एक्सपोजर टू द रेडिएशन यूजिंग द बेंचेस आपके ना समय ये लेवल की बात है असल में यहाँ पे लगा होता है एक बैच सूट के ऊपर वो बता रहा होता है कि जी यार इतनी ना इसने रेडिएशन आज जज्ब कर दी है सूट में उस वैल्यू से अगर आप ज्यादा उस वैल्यू अगर आप थोड़ा काम करने लगे हो पहले ही आधे घंटे में आप इसका रेडिएशन जो है आपको निकाल नहीं पाएंगे भाई आप चलो पाए चलो आपने यहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि आप जितनी जज्ब कर सकते सूट सूट जज्ब करता है लेकिन थोड़ी सी ट्रिप भी पास कर जाती है उन्होंने एक मटीरियल बनाया हुआ है अब वो अपनी सूट ने 90% कर ली 10% जज्ब नहीं होनी है बाकी बॉडी ने बेयर करनी है आपने पूरी कर ली है 10% अगर हद है तो उसके बाद आपको कहेंगे वो बैठ चले जाओ आप काम नहीं कर सकते। अब ये नहीं है सुबह जाके आप वहाँ बैठ जाओ ट्रीटमेंट की बात करती है मैं छुट्टी आती पूरा दिन मुझे जल्दी से जल्दी आके मुझे रेडिएशन लगा और मैं घर चल जाऊँ बाकी छुट्टी करो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ऐसे काम करेंगे बचकाना लगने होती है पहली तो बात है वहाँ कोई मजाक नहीं होता कुछ नहीं होता वो लाइफ डिफरेंट लाइफ है ठीक हो गया हर बंदे जाना अपना काम करना है और फिर चले जाना ठीक हो गया मोटी रकम उसके बाद पहुँच जाएगी क्योंकि उसकी जिंदगी को कोई भरोसा नहीं है ना वो अपने घर वालों से जिंदगी मिल सकता है ना उसके घर वालों से मिल सकती है। ये नहीं है वो मेरी बहन की शादी है मेरा 2 घंटे चल रहा हूँ नेगेटिव मटीरियल मैं सुबह काम कर लूँगा ऐसा कुछ नहीं है जो आप काम करें बस वही काम करें। और इट इज द टाइप ऑफ द हैजर्ड इन व्हिच अ गैस और वेपर्स कैन कॉज अनकॉन्शियसनेस और डेथ थ्रू सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है कि आपको सांस नहीं आता ऑक्सीजन अंदर नहीं आती है आप मर जाते हैं। कई फॉर एग्जांपल सफोकेशन लोगों को होती है कि अगर वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं बंद शीशों के साथ मुझे होती है गाड़ी के अंदर बंद शीशों के बैठने मुझे बहुत होती है कि वो गाड़ी के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता अगर एसी भी लगा हुआ ना आई विल फिक्स ऐसा यानी कि ना फिक्सिएट होता है मुझे ठीक है फिक्सेशन होती है। हाँ अगर गाड़ी के एसी के साथ उसने अगर फ्रेश एयर है ना वो अगर ऑन किया हुआ है ना तो फिर ठीक है क्योंकि फ्रेश एयर का इंटेक जो है ऑक्सीजन की ना कुछ लोग होते हैं वो ऑक्सीजन की ना कमी अगर होती है ना तो वो ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ठीक हो गया। तो अगर मैं गाड़ी में बैठे वो एसी लगा हुआ तो फिर मुझे ना सर पे ना पसीना आएगा तो जितना मर्जी एसी लगाओ वो इसलिए कि वो फिक्सिएट होने की कंडीशन हो जाती है वो एक बॉक्स जो है ना वो में है क्योंकि मैं इसे आप कहते हैं एक ना इसमें एक वर्ड भी यूज होता है हम जो याद नहीं आ रहा एक वर्ड होता है स्पेशली कि जो अगर अलमारियों में या किसी तंग जगह कोई बंदा काम करे तो उनका दिल घबरा लेना चलता है
ठीक हो गया, वो फिक्सिंग होने लगे थे, सफोकेशन होने लगे थे, उसके लिए वर्ड यूज होता मुझे नेम नहीं आ रहा, वो मेरे कहते हैं वो एक वर्ड होता है उसके लिए स्पेशल। तो कुछ लोग होते हैं ऐसी जगह पर वो काफी तो फिक्सिंग वो होता है तो सांस ना आ रहा हो। ओके, वो कहते हैं कि अ सफिशिएंट लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो सफिशिएंट मतलब एक खास लेवल ऑक्सीजन का चाहिए होता है एक नॉर्मल एसेंशियल नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए। अगर ये लेवल, ये जो ऑक्सीजन का लेवल है उससे कम हो जाएगा जो चाहिए आपको, तो फिर ये डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। ये ऐसे हो सकता है द एक्सपोज्ड पर्सन हैज नो वार्निंग एंड कैन नॉट रियलाइज ऑक्सीजन लेवल हैज बिकम लो। अब देखिए कि आपको पता कैसे चलेगा, जब वो तबीयत खराब हो जाती है तब पता चलेगा कि यार ऑक्सीजन का लेवल ना कम हो गया। वैसे ऑक्सीजन का लेवल तो नजर है, आप ऑक्सीजन आएगी नजर तो कहाँ से लेवल देखोगे, या आप लोग मीटर नहीं उतना बड़ा सा बोतल रखा हुआ है देखो आप देखो यार ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ऐसा नहीं होता है। तो जब तबीयत खराब होने लग जाएगी, सीरियस प्रॉब्लम कॉज होने लग जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे आसपास तो ऑक्सीजन ही नहीं है। तो ये एक ऐसी हैजर्ड्स है जो बड़ा ही खतरनाक है। तो आप में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और आप उधर बैठ के सांस नहीं जा रहे हो, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लंग्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ ब्रेकडाउन हो गई, आपको हार्ट अटैक हो गया, आपको अनकॉन्शियस जब डेथ पे भी चले जा सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा, सफोकेट कर दोगे, अंदर अंदर ही घुट घुट की मर जाओगे। सफोकेट का मतलब समझ नहीं घुट घुट की मर जाना। ओके, सफोकेशन लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं ना ड्रामा में, तुमने मुझे सफोकेट कर दिया है, वो कहते हैं ड्रामा में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। तो ओके, डिफरेंट सफोकेट का मतलब होता है कि ऐसे पकड़ के रखना, जकड़ के रखना कि नॉर्मल ब्रीथ के लिए सांस ना लेना। ठीक हो गया, जिसमें आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को करके रखा हुआ है। ओके, if the level of oxygen decreases, a person can feel rapid breathing, rapid heart rate, nausea and convulsions. Convulsions या nausea मतलब उल्टियाँ, या उसको दिल खराब होगा उसका अगर उसको ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, उसको पता किस तरह उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब होने लग जाएगी, फिर पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चलेगा। इसी तरह से कभी कभार होता है कि वो गाड़ी में ना, अगर आप अब तो न्यू गाड़ी जो आ गई है ना, उनके जो डिजिटल सिस्टम है वो खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखती है, अपना वो वेंट खोल लेती है, वो गाड़ी के आगे जो बम्पर नहीं होते हैं उनका वेंट उनके जो आगे होते हैं उनका वेंट खोल कर फ्रेश एयर ले लेती हैं ताकि किसी को अंदर सफोकेशन फील ना हो। लेकिन पहले जो था ना, लोग क्या करते थे, फ्रेश एयर बंद कर देते थे और अंदर की जो एयर थी उसको ठंडा कर, वो गर्मियों में ठंडी जल्दी हो जाए, AC की बचत करते थे। लेकिन अब तो डिजिटल गाड़ियाँ जो न्यू है वो खुद ही डिटेक्ट कर लेती है। तो मैंने वही बताया था ना आपको, मैं राजगुड़ी एग्जाम्पल दी थी मैंने कि वो पेरेंट्स वो बच्चे फैमिली की मर गई CO पॉइजनिंग से, तो CO पॉइजनिंग में सफोकेशन से मर गए थे, पता भी नहीं चला उनको। तो एकदम से हार्ट बीट धीरे हो जाता है, लेकिन जो तो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आप स्ट्रॉन्ग हो, आपको दिल भी खराब हो तो भी खराब हो, नहीं मैं सह लूंगा भाई, अभी तो आप सह लोगे, अभी तो आप बड़े हीरो बन के सह लोगे कि नहीं यार मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बड़ी जान है, मैंने कोई मसला, अभी जान है, कुछ देर बाद कुछ टाइम गुजरेगा, विद द टाइम विद द एज आपकी बॉडी की जो पुर्जे हैं वो पुरानी हो जाएंगी, किसने लग जाएंगे, तब तो जान खत्म हो जाएगी ना। इसलिए इनको इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से करें और अच्छे कामों में नहीं करें। इसलिए तो अलग अलग प्लान या इसमें भी यही बयान किया गया कि आपके हर पुर्जे का जो भी बॉडी का पार्ट है, हर चीज़ जो है इससे हिसाब का ये देगा कि आपके सारे पुर्जे दिए गए हैं, आपने से इस्तेमाल किए हैं कि नहीं किए। इसलिए तो क्या होगा कि नजर पूछेगा जैसा आप गाड़ी देते हो किसी को इस्तेमाल करेंगे, जब वो गाड़ी वापस करता है तो आप एक चीज़ चेक करते हो यार इससे कोई खराब नहीं करती हुई चीज़, मैंने से कुछ चीज़ दी अलग ने आपकी बॉडी आपकी अलग ने आपको दी है, इसके बारे में पूछोगी कि भाई आपने इसका ख्याल नहीं रखा, इसका ख्याल नहीं रखा, आपने इसको ओवर यूज़ किया, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, ज़्यादा दिया दिमाग तो कम इस्तेमाल किया, तो इसके बारे में पूछोगी। ठीक हो गया, कम दिया ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसके बारे में ये होगी। ठीक हो गया, सबको बराबर ही मिला है, 1 से 1.5 किलो का होता है दिमाग का वहाँ साइड, इतना ही मिला सबको। लेकिन अगर अक्ल दी है तो उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका मतलब आपने हक जो है ना, जिस चीज़ का हक था ना उसको यूज़ नहीं किया, ज्यादती किया आपने। ओके, इसके बाद लिखा हुआ एग्जाम्पल्स कहता है कि हाइड्रोजन साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, हीलियम है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सेफ्टी एसोसिएशन कहता है कि स्टोर एंड यूज एस्फिक्सिएंट मैकेनिकल्स इन वेंटिलेटेड एरियाज विद अ प्लेंटी ऑफ एयर। देखिए अगर आप इनको ऐसी जगह पे स्टोर करेंगे ना जहाँ पे एग्जॉस्ट चला हुआ है, रेगुलरली फ्रेश एयर आ रही है, तो फिर तो आप आराम से किसी काम कर सकते, टेंशन कोई नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि फुल लैब कोट पहनना है, वेयर ग्लासेस एंड स्टैंडर्ड ग्लव्स, लॉन्ग ट्राउजर्स एंड क्लोज्ड टोड शूज। शूज बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल खुले नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया,
और ट्राउजर बड़ा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। उसकी वजह ये कि बॉडी की जो हमारी बॉडी जो है ना, सिर्फ यहाँ से सांसें आती है, बॉडी की जो स्किन होती है ना, इसके अंदर भी यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी सांसें आती है। जो होती है ना फिश, उसकी तो पूरी बॉडी यहीं से सांसें आती है, गिल्स होती है उसकी बॉडी में। लेकिन हमारी थोड़ी बॉडी में होती है ना, इसको बॉडी को अगर साफ रखनी है, ये लाइव है ना, इसको भी फ्रेश एयर ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप अपने एक हाथ को आइस के अंदर या किसी अंदर रख दोगे और पूरी बॉडी को ऐसे वहां बैठोगे तो आपको हाथ की स्किन वो खत्म हो जाएगी, जल जाएगी। उसको भी इसको भी फ्रेश एयर चाहिए। मेरी बात सुन रही है? ओके। इसलिए तो कहते हैं स्विमर्स जो होते हैं ना, उन्होंने अगर 2 घंटे 1.5-2 घंटे स्विमिंग कर ली उसके बाद उनको अपनी बॉडी को बाहर निकालना है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो उनकी स्किन खुली लग जाती है, वो खराब हो जाती है स्किन। वो ट्रेन करते हैं, वो सोच मुशक्कत करते हैं कि ज़्यादा दिन कैसे रह सके। ऑब्वियसली दिन में 24 घंटे या 8 घंटे या 6 घंटे उन्होंने सोना प्लस दूसरे काम भी करने हैं, तो सारा दिन नहीं वो रह सकते स्विमिंग पूल के अंदर। तो उनको ब्रेक्स भी लेनी है, क्योंकि अगर वो ब्रेक्स लेंगे तो पानी के अंदर रह रहे बॉडी खराब हो जाएगी। वैसे भी ज़्यादातर जब आप नहाते हो तो आपकी दुनिया देखो है, जिस हिसाब में उस दिन देख लिया होगा यार, ये छोटे होते तो मेरी बड़ी होती थी, कोई काम होता नहीं था, नहाते नेचुरली कोई नहीं है। दो जिसमें सब सारे नहा लिया होता था, फिर फुल टाइम और जब निकला ना तो हाथ ऐसे हो जाते, वो फिर बॉडी जब देखें पानी में जब बॉडी ज़्यादा रहती है तो ये होता है, स्किन ऐसे हो जाती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि स्किन को फ्रेश एयर चाहिए, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे। ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि डिस्पोज करते हैं इसका वेस्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिली है आपको उसके मुताबिक आपने करना है। ऐसे अपनी नहीं मानना है कि यार अपने आपको कैसे डिस्पोज करना है। भाई हो सकता है किसी ने कहा हो कि बक्सा लैब के अंदर पड़ा हो, उसके अंदर हो सकता है डिस्पोज हो सकता है किसी ने कहा हो सारा कूड़ा इकट्ठा करके शॉपिंग बैग में पैक करो, बाहर रख दो, खुद ही आके बंदा रहेगा, तुम नहीं देना। वो हर बंदे की हर सिचुएशन के साथ में डिफरेंट होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा बहस नहीं कर रहा। हो सकता है उसने कूड़े में लगाया हो, जो हर बड़ी घंटी जाकर डरता होगा कि भाई भी आगे कूड़ा दे दो, ये वाला मैं खुद लेके जाऊँगा इसको। ओके जी, इफ exposed to such chemicals, wash the exposed part with the running water and seek medical attention। कहते हैं कि अगर आपका कोई पार्ट जिस्म का हिस्सा अगर इन केमिकल्स के साथ इन कॉन्टैक्ट आ गया है तो आप उसको धो लो अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। और मेडिकल अटेंशन लाजमी जरूरी है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको डॉक्टर चेकअप कर देगा क्या ठीक है नहीं। इज इट ओके? ओके। When such a chemical is inhaled, remove the patient from the contaminated area and call appropriate pain person। लेकिन अगर आप कंटेमिनेटेड मतलब आपके कहते हैं इनहेल कर लिया ऐसा केमिकल या कुछ हो गया तो क्या आपको वहाँ से फटाफट निकालना है, किसी दूसरी जगह पे ले जाना, फ्रेश एयर वाली जगह पे खुले मैदान में लेना है। अब ये पूरी सर पे आके दे रहे हो, मतलब ऐसे मैदान में जहाँ पे फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, फ्रेश एयर आ रही हो, वहाँ जाके आके फिर उसके बाद ट्रेन पर्सन आए, वो देखेगा भी आपकी ब्रीथिंग कैसी है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट करेगा। इसका देखिए जी, हर जो भी केमिकल है ना उन्होंने फटाफट ये किया कि अगर कुछ गलत काम पै गया ना, गलत काम हो गया चाहे हो गया, यू मस्ट हैव टू सॉर्ट आउट द मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ट्रेनर, स्पेशल ट्रेनर, जो भी इस काम का स्पेशल मेडिकल ट्रेनर है, आपने फटाफट उसको चेक करवाना। पता है इसकी वजह ये है कि ट्रीटमेंट के शुरू में अगर कुछ खराब हो जाए, पहले अगर 15, 10, 20, 25 मिनट पहले टाइम में ट्रीटमेंट हो जाता है, वो ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके बाद चीज़ें भी खराब ही होती है, फिर चीज ट्रीटमेंट को संभाल नहीं आ सकते। इज इट ओके? जी। आप लोग आपकी आसपास ही देखते होंगे, बुखार हुआ है, पैराडोल खा लेंगे, कोविड हो गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 2 दिन डॉक्टर कहते हैं खा लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं अगर 1 या 2 दिन में ठीक नहीं हुआ बुखार, यू मस्ट सोन आउट डॉक्टर, यू मस्ट गो टू डॉक्टर। आपको जल्दी डॉक्टर में आना चाहिए। इसलिए कुछ टाइम प्रॉब्लम है जो कि पैराडोल हैंडल नहीं कर रही है, तो मेडिसिन चेंज करो तो फिर बॉडी ब्रेकडाउन होती जाएगी, मजीद छुट्टियाँ होती जाएंगी, हुए छुट्टियाँ होंगी क्या से, तो अच्छी चीज़ है, ये तो अच्छी चीज़ है। ओके, नुकसान नहीं इसका आपका। Why flammable liquids are not stored in the refrigerator? भाई वो ये इसका आंसर बाद में देखेंगे। आज मैं मैंने बताया था कि फ्लेमेबल जो है ना, अगर आप ठंडे रखोगे वो ठंडी हो जाएगी, जब आप नॉर्मल फ्रिज से बाहर निकालोगे ना गर्म होगा, तो वो फिर एकदम से ठंडे से गर्म होगा ना, तो एक्नाइट हो सकता है, उसके अंदर शोला जल सकता है, फ्लेम चल सकता है, बड़ी फ्लेम चल गया उसमें भी चलते ही रहता है।
कैन यू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज इन द लैब? नहीं जी, कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है ना वो बड़ी गलत चीज़ है, वो आप नहीं पहन सकते। कॉन्टैक्ट लेंसेज आप इसलिए नहीं पहन सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप जब कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने तो आप बार आंखों मार के भी जिंदगी हो, पता है कि नहीं पता? जी पता है ना, तो अगर आप कुछ चीज़ में कुछ हो जाए तो आपको कुछ होता है तो आप ऐसा बोलो तो कॉन्टैक्ट लेंसेज अंदर ही ले जाओ और बाहर आ जाए तो पूरा काम खराब हो सकता है। अंडर विच सर्कुलर एक्सप्लोसिव केमिकल्स आर लाइकली टू एक्सप्लोड? देखिए जी, जब आप हाई प्रेशर हो ना या सडन जर्क मिले उसको, हाई प्रेशर हो सडन जर्क मिले तो टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करो आपको एक्सप्लोसिव मटेरियल ब्लास्ट कर सकता है। ओके जी, हाउ विल यू डिस्पोज ऑफ एसिड एंड अल्कली वेस्ट आफ्टर एक्सपेरिमेंट? आप क्या करेंगे, अल्कली या एसिड है तो उसका अल्कली से रिएक्शन करवा के उसको सॉल्ट बना के फेंके, अगर एसिड है तो उसका अल्कली से रिएक्शन करें, अल्कली और एसिड आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ठंडा रहता है। एक समझे कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, और अगर प्लस है तो उसके साथ माइनस अप्लाई करें ताकि आंसर न्यूट्रल आ जाए, और अगर एक माइनस है तो उसके साथ प्लस अप्लाई करें ताकि आंसर न्यूट्रल आ जाए। ये हमने पढ़ा भी था, यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीट हुआ है इन्होंने जो कोरेसिव मटेरियल्स थे ना इसमें कि जी वाइल मिक्सिंग ए कोरेसिव मटेरियल मस्ट बी यूज्ड इन रूम पर ये तो था ही वॉश द फर्टिलिटी। नहीं मैंने कहाँ पढ़ा है इन्होंने टॉक्सिक हो गए केमिकली चलिए बात लिखवा दिया तो यहाँ पे भी दे दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये था कि इसको जो होता है वो ध्यान से वॉशरूम करके फिर इनको डिस्पोज करना होता है, इनको ऐसे फेंकना नहीं होता। ओके, अब आया था हैजर्ड्स साइंस। कहते हैं यार जितने भी केमिकल आप लोगों को पढ़ाए थे इन सब के लिए कुछ स्पेशल पूरे साइंस है, वो दिखाते हैं आपको। कहते हैं केमिस्ट्री लेबोरेटरी इज अ स्ट्रिक्ट एरिया वेयर रिगरस रूल मस्ट बी प्रैक्टिस्ड टू अवॉइड अ चांस ऑफ डेडली एक्सीडेंट। कहते हैं केमिस्ट्री लेबोरेटरी ऐसी है जहाँ पे सख्ती से उसको फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो आपके हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है, एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है, चलो डेथ नहीं भी होती है तो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। नुकसान से मुराद ये है कि कोई बॉडी पार्ट जल सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, पूरी जिंदगी का मतलब थोड़े टाइम के लिए आप बेड रेस्ट पे जा सकते हो, आप अपने कामों से फ्री हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अ डेंजर सिचुएशन में अराइज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल वर्किंग बट होगा नहीं, मतलब हो सकता है कि आप सिर्फ अपने लिए काम खराब ना कर बैठो, पूरी लैब के लिए काम खराब कर रहे हो, पूरी लैब में जो काम कर रहे हैं उनकी भी जिंदगी खराब कर रहे हो। मतलब वही ना, अगर आप रोड पे भी अगर गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी की नहीं मालूम नहीं हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही है कि उनको भी कोई हर्ट ना हो आपकी वजह से। ठीक हो गया। इन द लेबोरेटरी देयर आर सेवरल हैजर्ड मटेरियल्स, सेंसिटिव मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड स्पेसिफिक एरिया फॉर स्पेसिफिक टास्क। कहते हैं जी लैब के अंदर केमिकल्स, डेंजरस केमिकल्स भी होती हैं और स्पेसिफाइड मतलब कि सेंसिटिव इक्विपमेंट मतलब महंगा इक्विपमेंट भी होता है, और स्पेशल चीज़ों के लिए स्पेशल एरियाज भी होते हैं, वो उन्हीं चीज़ों के लिए वो एरिया होते हैं, वहाँ जाके आप ताश के पत्ते में खेल नहीं सकते हो, मतलब वहाँ पर जाके आप चिल नहीं कर सकते हो, वो स्पेशल एरियाज हैं। इज इट ओके? ओके, प्रॉपर वार्निंग साइंस आउट टू बी पोस्टेड ऑन दीज एरियाज टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन एंटरिंग देयर मस्ट अंडरस्टैंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू मेंटेन लेबोरेटरी सेफ्टी। यस, ये लिखा क्या होता है कि जहाँ पे भी कुछ साइंस दिए होते हैं इट मींस कि यू हैव टू फॉलो देम, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू द साइंस। जो साइंस अगर दिया हुआ है आपको उसके अकॉर्डिंगली करना है। फॉर एग्जाम्पल आई जिस कैटेगरी में बोर्ड लगा हुआ है उसके दरवाजे के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, जब आप उस दरवाजे से एंटर होते हैं विच मींस यू हैव एंटर्ड इन द अकेडमी, ठीक हो गया। अब नाउ यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। आप घर की तरह ऊंची ऊंची बातों से या जानवर नहीं बन सकते, मतलब जिस तरह भी आप कर रहे हो जरूरी नहीं कि आप जानवर ही नहीं एक्ट करते हो, बट जिस तरह भी हो आप वहाँ यहाँ पे वो एक्ट नहीं कर सकते। यू मस्ट adhere yourself to follow the rules। ठीक है, adhere का मतलब होता है कि अपने आप को किसी चीज़ से चिपका लो, मतलब आपको रूल्स को फॉलो करना है। ठीक हो गया, अपने आप को अपनी इस चीज़ का पाबंद बनाना है। तो लेबोरेटरी में ये बता रहा है कि डिफरेंट जगह पर जो साइंस होती है ना, जब आप उन एरियाज में एंटर हो जाए तो साइंस को पढ़ के तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहिए। सो लोग लैब यानी कि अगर रोड पे जा रहे हो आगे कंस्ट्रक्शन हो देयर
सेफ्टी का एक साइन लगा होता है कि भाई एहतियात से आगे काम हो रहा है, आहिस्ता से आगे काम हो रहा है, ऐसा साइन देखा होगा आप लोगों ने। जी। तो फिर वो वहाँ पे गाड़ी स्लो कर लेता है बंदा या बाइक स्लो कर लेता है, केयरफुल होके चलता है वहाँ पे। ये नहीं कि यार एने मैंने कट दी थी है, मैंने कटना होगा ये काम नहीं होता वहाँ पे। You have to think not only of yourself but those people who are driving around yourself, around you, उनके सराउंडिंग में जो आप ड्राइव कर रहे हैं उनका भी आपने ख्याल रखना है। किसी कोई अगर बात में जब कट लेके चला गया तो ऐसे नहीं है ना, हूँ तो मैं फड़ के रहूँगा, ऐ तो मैं पीछे करूँगा, पीछे करके मैं तेरी ऐसी कैसी क्या गई, इस तरह नहीं करना। यू मस्ट काम योरसेल्फ। ये कुछ चीज़ें बड़ी नहीं है, हालांकि ये ठीक हो गया। आगे मैं भी ऐसे करता हूँ कभी कभार, तेरी ऐसी कैसी तो आगे गई होता है ना, ये नहीं आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। जस्ट जो है ना आपको समझाने के लिए था। ओके, several signs and symbols are posted in different areas of the lab and bottles containing hazardous chemicals। वो सारी सी बात है कि बोतल्स पे निशान ना कुछ स्टिकर की फॉर्म में चिपका दिए जाते हैं। अब ऑब्वियसली बोतल के ऊपर छोटा सा लिखा जा सकता है लेकिन दूर से उसको देखा जा सकता नहीं है, लिखा हुआ। तो वो निशान जो होते हैं ना, साइन होते हैं ना, बड़ी लेवल की चीज़ है। जहाँ पे भी नजर आए उसको पता लगता है यार ये चीज़ के पास नहीं जाना, काम ही नहीं है इस चीज़ से हमारा। मेरी बात समझ आ गई है? ओके। और वैसे भी क्या है कि वन पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर या एक साइन जो है ना वो आपको बड़ी चीज़ों के बारे में बता देगा। साइन देखो एकदम से ध्यान में आ जाएगा, ये मटीरियल ये वाला है, इसके साथ बड़े ध्यान से काम करना है, इसके साथ काम करके पहले तैयारी कर लेती हूँ, पहले ये कपड़े शपड़े या जो भी चीज़ें बने फिर बैठा करे वो पहले फिर इसके बाद काम करनी होगी। एक साइन को देखने से इतना कुछ पता नहीं, जाके पहले पढ़ते हैं ये लिखा हुआ अच्छा, फिर उसके बाद वापस जाते हैं, फिर कुछ भी टाइम वेस्ट हो रहा था। तो साइंस जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ है। ओके, several signs, these signs indicate specific precautions must be observed according to the requirement of the sign posted there। देखिए कोई भी साइन होगा ना उसका कुछ मीनिंग होगा, उसका कुछ मीनिंग होगा, वो मीनिंग के अकॉर्डिंगली सारे केमिकल्स के हैजर्ड्स और उनके साथ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं वो हम सारे पीछे पढ़ के आ चुके हुए हैं हर के एक के। Okay sir, if you see such signs you must alert and take extra care to maintain safety in that areas। Danger high flammable का साइन वो आ गया, आग चली हुई है। Danger risk of asphyxiation का मतलब ये है कि डोडोस जो है ना वहाँ पे कुछ चीज़ आ गई है जिसकी वजह से आपको हवा में ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, तो आप ऐसे बैठ के जो आपको सांस नहीं आ रहा। उसके बाद रेडिएशन का साइंस मैंने दिखा दिया, टॉक्सिक का साइन खोपड़ी बनी हुई है। वार्निंग कोरेसिव लिखा भी हुआ है, वार्निंग कोरेसिव का मतलब है कि अगर ये चीज़ आपने लगी तो आपको जलन होगी, हाथ में लगेगी। वार्निंग सिंपल वार्निंग लिखी हुई है। लैब कोट्स मस्ट बी वोर्न की जगह पे लैब कोट पर आ जाएगा सीन। सिंथेसाइज हैंड्स ये मतलब हाथ धो लो भाई, यहाँ पे धोने हैं। वेयर फेस मास्क ये भी लिखा होगा, रिपोर्टिंग के शुरू में शायद लिखा होता है कि ना ये 3 साइन जो होते हैं, कोट पहन लो, हाथ धो लो। हो सकता है कि बंदा कभी बाइट से आया कुछ केमिकल का हाथ पैसे लग गए हो जो अब जिससे आपने काम करना है वो उसका रिएक्ट करता हो, आपको बताओ तो बड़ा मसला हो सकता है, इसलिए पहले हाथ धो लो। उसके बाद वेयर मास्क कहना है। उसके बाद नो एडमिटेंस ऑथराइज्ड पर्सन ओनली, कि आपके पास अगर बैच नहीं है, आप अगर उस लैब से बिलोंग नहीं करते तो फिर पैराग्राफ में उस लैब के एंट्री नहीं होता, उसका साइन ये है। वार्निंग एक्सप्लोसिव, हाँ एक्सप्लोसिव की वार्निंग आ गई। क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन आ गया उसके, यार यहाँ पे ना ध्यान से काम करो। वार्निंग और क्वेश्चन का जो है ना वो तकरीबन एक ही साइन है। फिर उसके बाद एक और साइन आ जाता है, वो इन्होंने बताया नहीं हुआ। फिर एक और साइन है, फिर हाथ धोने वाला साइन है, ग्लव्स पहनने वाला साइन है, रिएक्टिव वाला साइन। ठीक हो गया, 2 साइंस जो है ना असल में ना ये जो 2 साइंस है ना ये वाला और ये वाला उनके लिए है जब फ्यूल्स वगैरह उड़ते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, और ये वाला जो साइन है बल्कि ये वाला जो साइन है ना ये उनके लिए जहाँ पे रेडिएशन वगैरह निकल रही होती है। एक तो अलग ही रेडिएशन मटीरियल है अभी जी। अस्सलाम वालेकुम।
करस्पॉन्डिंग सम क्वेश्चन कन्वर्ज द बेस्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि भाई ऐसे से काम करो, यू विल बी वर्किंग या यू विल बी एंटर्ड या यू विल बी नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, ठीक हो गया, व्हिच मे अफेक्ट द लाइफ सीरियस प्रॉब्लम्स, ठीक हो गया। अगर इफ यू वर्क नॉट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का साइन का मतलब है कि एहतियात करो, आप अब ऐसे एरिया में हो जहाँ पे सेंसिटिव मटीरियल्स पड़े हुए हैं, हैजर्ड्स मटीरियल पड़े हुए हैं, काम खराब हो सकता है, तो इसलिए आप यहाँ से काम करो। मुश्किल नहीं सब्जेक्ट है, पढ़ लो बाद में लोगों ने मैंने उसको क्या ना, मैंने बता दिया था, मैं वीडियो देखो जाके, मैंने सिंपल ही कह रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरी बात सुनो, वीडियो देखोगे तभी समझ लगेगी, क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं होगा ध्यान से। नेम सम एक्सप्लोसिव केमिकल्स, एक्सप्लोसिव केमिकल पीछे एक्सप्लोसिव केमिकल लिखे उनकी एग्जांपल उठा के आप लिख सकते हो कोई भी। पिकनिक एसिड मुझे याद है 2,4-डाइफिनाइल हाइड्रोजन लिखा होगा पीछे, 2,4-DNPH कहते हैं उसको, ठीक है, और भी लिखे हुए हैं पीछे। अच्छा आगे हम पढ़ते हैं, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE कहते हैं इसको इन द लेबोरेटरी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं कोई हिस्ट्री लैब का इंस्ट्रक्टर हूं ना, तो देन आई हैव अ रिस्पांसिबिलिटी कि दैट एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू दी पर्सनल कहते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताया गया था कि लैब में जिम्मेदारी होती है कि एमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, इसलिए तो स्टूडेंट को कहते हैं अगर एमरजेंसी की सिचुएशन ना हो या अगर हो जाए तो स्टूडेंट के पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए। वो क्या है? दे आर आल्सो यूजफुल टू रिड्यूस एक्सपोजर टू द हैजर्ड्स मटीरियल केमिकल्स। प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंक्लूड सच आइटम्स एज लैब कोट, प्रोटेक्टिव ग्लासेस, फेस शील्ड, एप्रन, बूट्स, हेयरिंग प्रोटेक्शन, ये सब चीजें आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए वहाँ पे काम करने से पहले। आप देखा मत बने, आप हीरो मत बने कि मैं इनके बगैर ही काम कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप एक हीरो बनने वाला काम नहीं होता, थोड़ी सी गलती से जान जा सकती है, ठीक है। फिर आप बूम राम बिरयानी खाएंगे आपकी, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे चीज़ों को। Okay, location of the fire extinguisher, that is the very most important thing. Chemical laboratories using such chemical materials which are likely to catch fire during experiments must have a portable fire extinguisher. Portable fire extinguisher ऐसा होता है कि जिसको उतार के कोई भी कर सकता है। Okay, red color का होता है जिस equipment can quickly be used to control a small fire. Small fire, if it is applied by a student individually, अकेला student इसको apply कर सकता है, कोई भी apply कर सकता है। For this purpose, all students should be aware of the location where this fire extinguisher is placed. A training session should be held to train all the students to know how to handle and apply this fire extinguisher to extinguish the fire properly without any peril or harm. देखिए अगर हो गई है, ऐसे नहीं होता, हो गई है तो फिर उसको पकड़ के जोर करना लगी ना, वो निकलती है तो थोड़ा सा प्रेशर लगता है, ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर लगता है उसका बैक में, तो उसको ऐसा करना होता है। तो क्या होगा, अब आग लगी है, अब सब कुछ जल जाएगा, इतनी देर करते करते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आग बढ़ने नहीं है। तो इसलिए अपना इस्तेमाल करके अपने पैनिक नहीं होना, वो हो गया तो हो गया, उसको खत्म करें जल्दी से। असल तो बात ये है, काम तो खराब कभी हो भी सकता है, उसको काम को प्रॉपरली मेंटेन करना, ठीक करना, ये सब जरूरी है। तो हर बंदे को, हर बच्चे को लैब में लेके हर बच्चे को ना सिखा देंगे कैसे यूज करते हैं अगर फायर लग जाए। फायर एक्सटिंग्विशर क्या, एक्सटिंग्विशर मतलब गला घोटना, खत्म करना, एग्जीक्यूट से खत्म करना। फायर फैलेगा, अब एक्सटिंग्विश करते हैं तो ये उसके लिए बादल बनाता है, वाइट में बादल बनाता है। बादल से मुराद ये कि उसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से कम कर देता है। आग जलती है फिर ऑक्सीजन उसको मिलती है मुसलसल, वो मुसलसल इसलिए जब फिल्मों में फिल्मों में हीरो जब खिड़की खोलता है एकदम से हीरो की या कोई बेवकूफ बंदा बना हीरो मना करो ना खोल, और वो मुश्किल बंदा जाता है, वो खिड़की खोलता है और अंदर से फ्रेश एयर आती है, ठॉक करके धमाका होता है, बाहर वो जो है ना आग फुल आकर धमाका। कोई भी फिल्म जाके देख लो, अच्छी फिल्म होगी तो उसमें ये काम होगा, अगर बेकार फिल्म होगी तो उसमें ये नहीं होगा। तो हर फिल्म में ये होता है कि जैसे वो बनवाना है खिड़की खुलती है ना, उनको पता है इसका कि ज़्यादा ऑक्सीजन फ्रेश मिलती है आग को, तो आग भड़कती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, आग का गला घोटता है कि यार तुम्हें ऑक्सीजन ना मिले उसको, अगर उसे ऑक्सीजन मिली तो आग ज़्यादा कम खत्म हो जाएगी तो बंद हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है,
फिर वो अगर आग बहुत ज़्यादा होगी तो फिर वो फायर ब्रिगेड भी हो जाएंगे, फिर वो जाएंगे पानी साफ हो जाएंगे, बहुत देर चलती है पानी साफ होने में देर चलती है। अगर शुरू में उसका गला घोटी तो ठीक है। अब फायर एक्सटिंग्विशर वाले जो होते हैं ना, ये फायर ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं हो सकती है, छोटी सी जगह उसी को मैं हैंडल कर सकता हूँ, आराम से अप्लाई कर सकूँ। छोटी सी होगी तो हाथ ऊपर ही अप्लाई कर दोगे ना, पोटा भी करोगे अप्लाई बस बना। ओके, similarly the facility of a shower should be made available in the lab whose location and working must be told to everybody in the lab in case of fire or any emergency. Student should know how to save them. अब देखिए कि जब मतलब आग लग गई, आपको सूझ को लग रही है तो आप फटाफट जाके शावर ले लीजिए, कोई मटीरियल गिर गया शावर ले। ये नहीं है कि वहाँ पे आपको शावर ले जा रहे हैं, वहाँ पे कंडीशनर भी पड़ा होना चाहिए, शैम्पू पड़ा होना चाहिए, साबुन डब होना चाहिए। और भाई ऐसा नहीं है, ये शावर बस है कि ये आपने ये नहीं कि भाई सर्दी में तो शावर लेना है तो मैंने तो अपने कपड़े घर में रह गए हैं। और भाई ऐसा नहीं है, ये सूट पहना हुआ ना, जो भी पहना हुआ जाके तो उसमें शावर ले लेना है, ये मतलब ऐसे ही है, बस में नहीं लगी है। तो शावर ये नहीं होता जैसा घर में आप लोग शावर लेते हो घंटे ज़्यादा घंटा, और ये शावर किसी होटल का होता है, ऊपर से एक टूटी की रस्सी होती है, उसमें पानी गिर रहा होता है, वो पानी से आपको सोख और बैठ करेगा बस बात में लगती है। तो ये ना सोचने बैठ जाना कि हमारा कंडीशनर तो कर रहा है क्या, और सर्दी जब सोच ला के दे पहले हम फिर हम निकाल रहे हैं, ऐसा बुलाना नहीं होता। ये बात को समझे, सिर्फ जो है ना वो कैमिकल कोई स्पिल जो हो गया कुछ हो गया तो उसका वो जो है ना वो बह जाए आपकी बॉडी में मत लगे या जो सूट है वो ना लगे, बात में आती है। ओके, शुड इमरजेंसी ड्रिल्स बी कंपल्सरी और ऑप्शनल? इट कैन शुड बी कंपल्सरी। हमारे यहाँ पे अल्लाह का शुक्र तक इतना को बड़ा सेटअप नहीं है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र नहीं कह रहा है, मतलब सेटअप बड़ा है ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह, जो तो और भी इंक्रीज होगा। बट इमरजेंसी ड्रिल्स जो होती है ना स्टूडेंट्स को करवानी चाहिए, जहाँ पे अगर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो कि भाई कोई खराब हो गया तो आपको क्या करना है। इसलिए आप देखोगे एक फायर अलार्म होता है जी, वो दबा देते हैं। अब हम कैरी में रखते हैं तो अपना बंदा रहते हैं, अब बच्चा और यार वो फाइल लगे हुए हैं तो भी छुट्टी दे देगा, ऐसे लोग कर सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर हम कहीं लगाएंगे तो हम ऊपर कैमरा लगा होगा कि किसने दबाया है, उसके बाद पूरी जान पड़ताल होगी कि जिसने किया उसके पीछे पूरी कार्रवाई होगी, कोई भी हो। ओके ओके, हम कहते हैं इमरजेंसी अगर हो जाए तो ड्रिल्स जो होती है ना ये बड़े बड़े स्कूल में करवाई जाती हैं हमारे। अच्छा देखिए, जब पाकिस्तान में बहुत हालात खराब हो गए थे इस वक्त में, जब बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हुए थे तो हमारा जो स्कूल है ना, जहाँ पे हमारा स्कूल है ना, FIA बिल्डिंग होती थी वहाँ पे सबसे पहले, मतलब वहाँ पे 2-3 हुए बल्कि उसी साइड पे। तो फिर हमारे स्कूल को ना इंस्ट्रक्शंस मिली गई थी कि आप स्कूल में ना करवाएं ड्रिल्स। तो वो क्या हुआ था कि उन्होंने ना एक पहल थी, वो उन्होंने ना रंग कर दी थी, वो चला दी थी कि भाई जब ये आवाज़ आपको आए इट मींस कि यू हैव टू फॉर्म्स अ लाइन, आपने लाइन में लग जाना है, पीछे का आपका जो आपके पास है जो भी क्लास होगा और वो आपको खुले मैदान में ले जाएगा जो ग्राउंड होगा। तो 1-2 बार उन्होंने ड्रिल्स अभी करवाई थी, ठीक हो गया, मेरी बात समझ लगी। एक मिनट तो आपका बात मेरे सामने ही सामने पास हुआ तो चर्च जो था ना, चर्च ऐसे जिस तरह सारी मिट्टी चर्च के ऊपर से उतर गई है, मिट्टी जब होती है ना वो सारी हर चीज दीवार में हिलती, सारी मिट्टी ऐसे मैंने देखा यार मिट्टी सारी उतर गई है भाई। वो क्योंकि ब्लास्ट जब होता है ना तो उसकी रेडिएशन दूर तो निकलती है, ठीक है, उसका इफेक्ट्स दूर तो नजर आते हैं। तो अल्लाह आइंदा से अल्लाह करे कि ना हो कभी कोई ऐसी चीज बड़ी खराब सिचुएशन थी वो। ओके, a student should make themselves aware of the actions that need to taken in the safe case of an emergency in the laboratory or if a person is affected. Emergency situation अगर लैब में मुझे तो क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को पता होना चाहिए हर चीज के बारे में। For this person, periodic drills should be held with the compulsory participation, हर बंदे को इसमें पार्टिसिपेट लाजमी करना है। ये नहीं मुझे पता क्या करना, मुझे पता क्या करना, नहीं, उसमें पार्टिसिपेट करना है सबके साथ, जरूरी है। तो अब ये नहीं आप टीचर्स कह रहे भी आओ मैंने, चलो आप भी लाइन में खड़े चलो जल्दी टीचर की बात सुनो, ऐसे नहीं करना, ये पहले से लीड होता है। एक बंदा अगर लीडर है, एक बंदा का काम तो बड़ा है, उसको बस फॉलो करें चुप करके, अपनी बात में ना रख दे कि आप भी अब सबसे निकलिए और यार मुझे लीडर पर चलना। जिस तरह मैंने देखा है कई बार ऐसे होता है कि ट्रैफिक सिग्नल में अगर ट्रैफिक जैम होती है तो 2-3 बंदे ऐसे निकल गए, ओए इधर निकलो, अपनी बात में लग जाती है।
ठीक है, वो छोटी जगह होती है तो वो काम अच्छा वहाँ पे वो फायदा भी होता है कभी कभार ऐसी चीज़ों का, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसी चीज़ों को फायदा पैनिक सिचुएशन में हो। असल पैनिक सिचुएशन तो ये है कि जब कोई आग लग गई है, कोई दवा और बड़ी पैनिक सिचुएशन तब पता चलता है, तब सबको अपनी पड़ जाती है। तब यहाँ पे जो है ना वो सिस्टम नहीं है, तो आपको फॉलो करना है रूल्स को, ड्रिल्स इसलिए तो करवाई जाती है ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए आपकी प्रैक्टिस हुई हो तो सबने इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। So they should not only be given lectures but involve them practically to handle the emergency situation. During drills, firefighting and other equipments must be checked whether they are properly working. कई बार फायर एक्सटिंग्विशर रखा तो होता है लेकिन वो बढ़कर नहीं कर रहा होता, तो फिर वो भी मसला हो सकता है, इसलिए उसको चेक कर लेना अच्छी तरीके से। The following points should be kept in mind to cope with the emergency situation. Stay calm, do not panic, alert people in the area to evacuate. लोगों को बताओ कि भाई यहाँ से निकल जाओ, खाली कर दो यहाँ, काम रहे, पैनिक ना हो। इन केस ऑफ फायर क्लोज डोर, फायर को कन्फाइन करें, एक जगह पे रखें, उसको बार बार भड़कने मत दें। जब भी फायर हो तो दरवाजे खिड़की वगैरह बंद कर दें। Use fire extinguisher to put down the fire in case of the chemical emergency. Adopt a safety procedure as mentioned in the Article 13.1. Adopt वो safety procedure जो है ना, जब कोई आग लग जाए, ये 13.1 जो है ना हमारा क्या लिखा है 13.1 का मतलब ये वो है फ्लेमेबल वाली जो है, ऐसे केमिकल जिनसे आग लग जाए तो वो उसका बताया हुआ उसमें। Okay, call and assist emergency staff. तो यदि आपका लग जाना ये ऐसा है कि ये सबको अफेक्ट करेगा, और ऐसे मरीज आप भी गिर जाए, आपकी मौत, आपको मसला होगा। लेकिन एफएससीएशन ये है कि आप सबको ही मार अपने साथ, वो भी एक चीज़ ऐसी है जिन चीज़ों का ताल्लुक सबके साथ है ना, आपके साथ भी सबके साथ भी है, वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो आप तो मर जाए, कोई मसला नहीं है, आप भी ब्रेन खा लेंगे, अब बाकियों को भी मार के कुछ नहीं, तुमने रिजल्ट मार देना तो बिरयानी नहीं होगी, बिरयानी ही मिलेगी। ठीक हो गया? मजाक की बात लग, मकसद ये कहने का है कि जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि आपकी वजह से दूसरों की भी जान आपके हाथ में है, वहाँ पे जरा क्रिटिकल सिचुएशन है, इसलिए खुद बाउंड करने का, खुद का जो बात वाले जो होती है वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। अपना तो मार ही जाना उन्हें, ताकि कहते हैं ओलों को मार के, तो वो जरा गंदी सोच है, घटिया सोच है, लेकिन बुरी सोच है। तो इसलिए भाई तुमने मरना है तो पानी में सारी बिल्ली मरो, दूसरों को तंग कर रहे हो, दूसरों को भी चाहे मार रहे हो, उनका दिल को नहीं कर रहा मरने का, तुम क्यों तंग कर रहे हो उनको। तो इसलिए कि जब लैब में ऐसी सिचुएशन होती है जो कि बड़ी खतरनाक हो, प्रॉब्लम हो सकती है, तो यू हैव टू वेरी 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 मच केयरफुल, काम, और हेल्प का वेट करें, हेल्प को कॉल करें, उसको दिमाग में रहे, सोचें। इज इट ओके? ओके। मतलब प्रायर सिचुएशन ऐसी हो सकती है कभी भी, लेकिन यू मस्ट बी वेरी वेरी मच केयरफुल। आपने केयरफुल रहना है, आपने सिचुएशन अगर कोई हो भी जाए ऐसी तो उसमें पैनिक नहीं करना है। इज इट ओके? ओके।